आप सभी का क्लास 9th के सेकंड चैप्टर फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया में वेलकम है। तो फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया का जो चैप्टर है उसके जो बेसिक फीचर्स हैं वो हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो जो बेसिक फीचर्स से हम शुरुआत करेंगे और उसके बाद हम देखेंगे कि इंडिया की मेन फिजिकल फीचर्स क्या हैं, उन सबको हम डिस्कस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो नॉर्मली यदि हम देखें कि अर्थ साइंटिस्ट हैं कि हमें फिजिकल फीचर्स का कुछ पता कैसे चलता है, तो शुरुआत ही हम बात करते हैं कि अर्थ के जो डिफरेंट प्रोसेसेस हैं उसके बारे में हमें कैसे पता चलता है। तो उसके लिए जो साइंटिस्ट है, जो जियोलॉजिस्ट हैं, जिन्होंने अर्थ के ऊपर बहुत सारे अध्ययन किए, उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट अपनी थ्योरीज दी हैं। उन्हीं थ्योरी में से एक थ्योरी है प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, जिसके बारे में हमें पढ़ना है कि अर्थ साइंटिस्ट हैव अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन द फॉर्मेशन ऑफ फिजिकल फीचर्स विद द हेल्प ऑफ थ्योरीज बेस्ड ऑन सर्टेन एविडेंस। वन सच प्रेसिबल थ्योरी इज द थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक। जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो हमें ये बताती है कि जो अर्थ है वो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट से बनी हुई है और इन्हीं प्लेट्स का लगातार मूवमेंट होता है। इसके बारे में ये थ्योरी बात करती है, वो इसी प्रकार की इन प्लेट्स के बारे में बात कर रही है ये, ठीक है। और यदि प्लेट्स की हम बात करें तो हमने पहले भी, यदि 7th क्लास में आपको याद हो, तो हमने दो प्रकार की प्लेट्स वहाँ देखी थी कि एक प्लेट है वो आपकी जो स्थल वाली, जो लैंड वाली प्लेट है वो होती है, दूसरी जो प्लेट है वो आपकी हाइड्रोस्फीयर वाली यानी वाटर वाली एक होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी, इस थ्योरी के अकॉर्डिंग जो क्रस्ट है, जो हमारी ज़मीन का जो अपर पार्ट है ऑफ द अर्थ हैज़ बीन फॉर्म्ड आउट ऑफ 7 मेजर एंड सम माइनर प्लेट्स। ये थ्योरी ये बोलती है कि अर्थ की जो पूरी अपर की जो क्रस्ट है, ये क्रस्ट 7 बड़ी प्लेट और कुछ छोटी प्लेट से मिलकर बनी हुई है और ये प्लेट्स हैं, ये लगातार मूव करती रहती है। द मूवमेंट ऑफ द प्लेट्स, अब जो इन प्लेट्स का जो मूवमेंट होता है, इन द बिल्डिंग ऑफ द स्ट्रेसेस विद इन द प्लेट्स। अब देखिए कोई भी प्लेट है, मान लीजिए यहाँ पे 7 स्ट्रेस को हम समझने की कोशिश करते हैं कि स्ट्रेस वर्ड क्यों है, कि स्ट्रेस कैसे होता है। मान लीजिए कोई भी अलग अलग प्लेट है, मान लीजिए जैसे मान लीजिए ये प्लेट 1 है और ये प्लेट 2 है, ओके। अब ये जो प्लेट्स हैं ये मान लीजिए मूव कर रही हैं, तो मूव कैसे कर सकती हैं ये आगे हम देखेंगे, लेकिन फिर भी हम बात करें, मान लीजिए एक प्लेट इस साइड जा रही है, ये प्लेट ए, और प्लेट बी है वो इसके इस साइड में मूव कर रही है, ओके। तो एक दिन तो ऐसा होगा ना जब ये दोनों प्लेट यहाँ आके आपस में एक दूसरे से टकरा जाएंगी, तो ये जो टकराएंगे इसी के कारण है, इन प्लेट्स के बीच से क्या हो रहा है, स्ट्रेस क्रिएट हो रहा है। और इसी स्ट्रेस को यदि आप आगे की क्लासों में पढ़ोगे, 11th क्लास में यदि आप पढ़ोगे, तो इसी स्ट्रेस के कारण आपके यहाँ पर क्या आ रहे हैं, जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के लैंडस्लाइड्स हो जाते हैं, कई बार वहाँ पे सुनामी आती हैं समुद्रों के अंदर। और अर्थ के ऊपर यदि आप देखते हो तो आपके जो भूकंप क्रिएट हो रहे हैं, जो सिस्मोग्राफी हम देख रहे हैं, तो ये सारे के सारी एक्टिविटी जो अर्थ को क्रिएट हो रही है, सारे के सारी इन्हीं प्लेट्स के स्ट्रेस के कारण हो रहा है, ओके, ठीक है। तो विद स्ट्रेस विद इन द प्लेट्स एंड द कॉन्टिनेंटल रॉक अबव लीडिंग ऑफ फोल्डिंग एंड द वोल्केनिक एक्टिविटी। जब कोई भी प्लेट है वो आपस में एक दूसरे से टकराती है तो वहाँ पे हो सकता है फोल्डिंग की एक्टिविटी हो, तो फोल्डिंग की एक्टिविटी से क्या होगा, नॉर्मली क्या होता है, माउंटेन्स का निर्माण होता है। फोल्डिंग तब होती है जब मान लीजिए दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, कि एक प्लेट इधर जा रही है और एक प्लेट है वो मान लीजिए इस साइड, एक प्लेट इधर, दोबारा से हम डोगरी समझते हैं कि वन प्लेट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन एंड अनदर प्लेट इज मूविंग फ्रॉम दिस डायरेक्शन, ओके। या फिर हो सकता है एक प्लेट इधर जा रही है और दूसरी प्लेट है वो इस डायरेक्शन में जा रही है, तो ये फोल्डिंग क्रिएट कर सकती हैं। साथ ही इसी कारण है वोल्केनिक एक्टिविटी भी होती है, जितने वोल्केनो आते हैं वो भी इसी कारण क्रिएट होते हैं। अब ये जो इन प्लेट्स का जो मूवमेंट है, बल्कि जो डिफरेंट 7 प्लेट्स और जो माइनर प्लेट्स हैं, इनका जो मूवमेंट है, इस मूवमेंट को 3 टाइप में क्लासीफाई किया गया है कि ये प्लेट्स हैं वो किस प्रकार से मूव करती है। अब हम बात करते हैं डिफरेंट डिफरेंट 7 जो बड़ी 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 प्लेट्स हैं उनकी हम बात करते हैं। तो पहली जो प्लेट है वो हमारी यूरेशियन प्लेट है, यूरोप और एशियन कॉन्टिनेंट है उन दोनों को मिलाकर एक प्लेट बनती है जिसको यूरेशियन प्लेट बोला गया है, ठीक है। सेकंड प्लेट है आपका नॉर्थ अमेरिकन प्लेट, कि उत्तरी अमेरिका की प्लेट। तीसरी आपकी फिर साउथ अमेरिका की प्लेट है, ओके। फोर्थ प्लेट है फिर आपकी अफ्रीकन प्लेट, ओके। अगली प्लेट है आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया को मिलाकर जो प्लेट बनती है, ओके। और नीचे की साइड में आपकी एक अंटार्कटिक प्लेट है, ये आपकी बड़ी बड़ी प्लेट्स है, बाकी छोटी छोटी प्लेट्स भी यहाँ पे बहुत सारी हैं। और ये जो बीच वाला जो पार्ट आप देख रहे हो जहाँ पर रिंग ऑफ फायर लिखा हुआ है, ये आपके पैसिफिक ओशियन के अंदर एक पार्ट है। ये जो जहाँ जहाँ ये निशान बने हुए ना, ये देखो इस प्रकार के निशान जो बने हुए हैं, ये इस प्रकार से बना हुआ, यहाँ पे डिफरेंट प्लेट्स के बीच जो है ना फोल्टिंग और फार्मिंग होती है। तो ये जो पूरा इलाका है ये अपने वोल्केनिक एक्टिविटी और अर्थक्वेक्स के लिए जाना जाता है, ठीक है, इसीलिए इसको रिंग ऑफ फायर बोलते हैं, ओके।
ये जहाँ जहाँ भी फैला हुआ है, यानी कि यहाँ के जो प्लेट्स का मूवमेंट है वो सबसे ज़्यादा है। ओके, और एकदम ये प्लेट्स के काउंटर के ऊपर है, ठीक है। तो यहाँ पे हमेशा आपके पैसिफिक ओशियन के अंदर, इस पैसिफिक प्लेट के अंदर ये पूरा रिंग ऑफ फायर है, जिसके कारण यहाँ पे बहुत सारे अर्थक्वेक्स और वोल्केनिक एक्टिविटी जनरेट होती हैं। ये भी आपको पता हो तो जापान है वो इसी पैसिफिक ओशियन में है, जिसके कारण वहाँ पे मैक्सिमम जो अर्थक्वेक्स जनरेट होते हैं। अब जो हम प्लेट की जो बाउंड्री बात करते हैं कि जो प्लेट्स हैं वो 3 प्रकार से मूवमेंट कर सकती हैं। जो पहला मूवमेंट होता है उसको हम समझने की कोशिश करें, डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं उसको, कि मान लीजिए 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं तो उसको हम डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। यदि 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, एक दूसरे के पास आ रही हैं, तो उसको हम कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे। और यदि 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के जो ट्रांसफॉर्म करती हुई जा रही है, एक दूसरे के लंबवत डायरेक्शन में जा रही है, तो उसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री देख बोलेंगे। तो इन प्लेट्स के मूवमेंट को हम समझने की कोशिश करते हैं, चलिए दोबारा से पिक्चर्स के द्वारा, कि वाइल सम प्लेट्स केम टुवर्ड्स ईच अदर एंड फॉर्म कन्वर्जेंट बाउंड्री, जब 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे की तरफ आती हैं, एक दूसरे के नज़दीक आती हैं, तो वो कन्वर्जेंट बाउंड्री का निर्माण करती हैं। सम प्लेट्स मूव अवे फ्रॉम ईच अदर एंड फॉर्म डाइवर्जेंट बाउंड्री, जब कोई 2 प्लेट एक दूसरे से अपोजिट जाती हैं, एक दूसरे से दूर जाती हैं, तो वो डाइवर्जेंट बाउंड्री का निर्माण करती हैं। इन द इवेंट ऑफ 2 प्लेट्स कमिंग टुगेदर दे में आइदर कोलाइड और क्रैम्बल। अब देखिए 2 प्लेट हैं वो एक दूसरे के पास आ रही है, मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट इसके पास इधर ही आ रही है, ये क्या क्या बना दिया इन्होंने, ये आपका कौन सी बाउंड्री बनाएंगी, या अभी कन्वर्जेंट बाउंड्री बनाएंगी, ठीक है। अब ये 2 प्लेट एक दूसरे के पास आ रही है तो क्या होगा, या तो ये दोनों आपस में टकराएंगे तो कोलाइड वाला सिंपल सिस्टम होगा, या एक दूसरे को क्रम्बल कर सकती हैं, या ये हो सकता है कि ये प्लेट है ये इसके नीचे चली जाए और ये प्लेट है इसके ऊपर चली जाए, यानी वो एक दूसरे के ऊपर है, वो स्लाइड कि वन में बी स्लाइड अंडर दी अदर, कि हो सकता है एक प्लेट उसके नीचे चली जाए और दूसरी प्लेट उसके ऊपर चली जाए। तो कुछ भी ये डिफरेंट टाइप की एक्टिविटी हो सकती है। मान लीजिए ये 2 प्लेट आ रही हैं, एक पे ये प्लेट इधर से आई और ये प्लेट इस साइड से आ रही थी, तो जब ये मिलेंगे आपस में तो हो सकता है कोलाइड कर जाएं, आपस में एक दूसरे टकरा जाएं, एक दूसरे को क्रम्बल कर दें, या हो सकता है कि ये प्लेट इसके नीचे चली जाए और ये प्लेट है इसके ऊपर चली जाए। ओके, जब 2 प्लेट एक डायरेक्शन में एक दूसरे के पास आती हैं तो एट टाइम्स दे मे ऑल्सो मूव हॉरिजॉन्टली पास ईच अदर एंड फॉर्म ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। हॉरिजॉन्टल मूवमेंट ये होगा कि मान लीजिए एक प्लेट इधर जा रही है, ठीक है, और एक प्लेट है वो इस डायरेक्शन में आ रही है, तो ये आप दोनों प्लेट अपना जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट करेंगे, तो इसको हम ट्रांसफॉर्म बाउंड्री बोलते हैं। द मूवमेंट ऑफ दीज प्लेट्स हैव चेंज्ड द पोजीशन एंड साइज ऑफ द कॉन्टिनेंट्स ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। अब जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है वो ये बोलती है कि जो आज हम अर्थ के ऊपर या ग्लोब के ऊपर जो कॉन्टिनेंट्स देख रहे हैं, वो कॉन्टिनेंट्स की जो पोजीशन है वो पुराने टाइम में ऐसी नहीं थी। ये कॉन्टिनेंट्स की पोजीशन करोड़ों साल में चेंज हो गई है, और उसका रीज़न वो देते हैं कि प्लेट्स के मूवमेंट के कारण है जो आज की मॉडर्न शेप हम देख रहे हैं। ओके, जब हिमालय का फॉर्मेशन में पढ़ेंगे तब हम देखेंगे कि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग शुरुआत में अर्थ कैसी रही होगी। ये देखिए पिक्चर में देखो तो 2 रेलवे लाइन है, दोनों आप अलग अलग आके एक हो जा रही हैं, एक दूसरे को कोलाइड कर रही हैं, तो हमारे किसका एग्जांपल हो सकता है, ये कन्वर्जेंट बाउंड्री का। अगला देखिए दोबारा से हम बात करें कि ये 2 प्लेट थी, मान लीजिए एक इधर ये कॉन्टिनेंट की एक प्लेट थी, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट, दोनों आई आपस में एक दूसरे से टकराई, और टकराने के बाद यहाँ पे क्या हुआ, क्या बन गए, माउंटेन्स बन गए, ठीक है। ये लिथोस्फीयर की 2 प्लेट आपस में एक दूसरे से टकराने के बाद इस प्रकार से उन्होंने फोल्डिंग क्रिएट किया। तो जितने भी फोल्डिंग माउंटेन्स आप देख रहे हो, जिसका एग्जांपल हिमालय भी है, तो सारे के सारे फोल्डिंग माउंटेन्स हैं वो 2 डिफरेंट प्लेट्स का जब आपस में कोलिजन हुआ है तो उसी से बने हैं। जब 2 डिफरेंट प्लेट्स एक दूसरे के पास आती हैं और जब उनमें आपस में कोलाइड होता है, वो एक दूसरे से टकराती हैं, और टकराने के बाद जो बीच का जो पार्ट होता है वो फोल्ड हो जाता है। सिंपल सा घर के अंदर भी एग्जांपल आप करके देखना चाहो तो एक बुक लीजिए, बुक को आप पूरी तरह से बीचों बीच मोड़ दीजिए और फिर बुक को धीरे धीरे उठाइए, कि बुक के दोनों पोर्शन जब एक दूसरे से टकराते हैं तो क्या होगा, बीच के पेजेस हैं वो क्या करेंगे, फोल्ड आउट करके ऊपर की तरफ अपलिफ्ट कर जाएंगे। तो इसी प्रकार से यहाँ पे हो रहा है, तो इसको हम बोलते हैं कन्वर्जेंस बाउंड्री। जब कॉन्टिनेंट की 2 प्लेट एक दूसरे से टकराती हैं, एक दूसरे के पास आती हैं, तो वो हमारी कौन सी बाउंड्री बनाती हैं, कन्वर्जेंस बाउंड्री। ओके, ये देखिए 2 प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही हैं, तो यहाँ पे फोल्डिंग क्रिएट हो रहा है, तो ये कौन सी बाउंड्री बन गई, हमारी डाइवर्जेंट बाउंड्री। यहाँ पे प्लेट एक दूसरे के पास नहीं आ रही, एक दूसरे से दूर जा रही हैं। ओके, ये प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है और ये प्लेट है वो इस डायरेक्शन में मूव कर रही है, जिसके कारण बीच में क्या हुआ, एक फोल्डिंग क्रिएट हो गया। ओके, ये गैप यहाँ पे क्रिएट हो गया। तो इस प्रकार की जो बाउंड्री क्रिएट होगी, इस बाउंड्री को हम क्या बोलेंगे,
डाइवर्जेंट बाउंड्री बोलेंगे, ओके, इस फोल्डिंग से। तो अफ्रीका में जो रिफ्ट वैली बनी हुई है वो इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल है। ये देखिए दो प्लेट्स हैं, इस प्लेट ने इस डायरेक्शन में मूवमेंट किया, इस प्लेट ने इस डायरेक्शन में मूवमेंट किया, और इन दोनों प्लेट्स के बीच में जो पहले आपस में जुड़ी हुई थी, अब यहाँ पे क्या है कि गैप क्रिएट हो गया, एक फोल्डिंग क्रिएट हो गई, ओके। तो नॉर्मली यहाँ पे इस प्रकार की जब एक्टिविटी होती है तो वॉल्केनो क्रिएट होते हैं। ये देखिए एक ही पिक्चर में आपको देखना हो तो दो प्लेट्स जब आपस में विपरीत जा रही हैं, ये प्लेट इधर गई, ये प्लेट इधर गई, तो ये बेस्ट एग्जांपल बीच में क्या बन सकती है, रिफ्ट वैली बन सकती है, क्योंकि बीच में यहाँ एक गैप क्रिएट हो जाएगा, इस गैप के अंदर बाद में धीरे धीरे वाटर बॉडीज हैं वो आके फिलअप करने लगेंगी, तो यहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन जाएगी। अफ्रीका की रिफ्ट वैली इसी प्रकार से बनी हुई है। ये देखिए दोबारा से देखिए, ये प्लेट इधर चली गई, ये प्लेट इधर चली गई, बीच का पार्ट है वो डाउनग्रेड हो गया, यहाँ पे फोल्डिंग क्रिएट हुई, तो एक मतलब एक तरह से सिंपल सा समझो तो एक खड्डा बन गया, इसके अंदर बाद में जो ओशियन का वाटर है वो आगे फिलअप होगा और एक रिफ्ट वैली बन जाएगी। दोबारा से देखिए पिक्चर में, ये प्लेट इधर चली गई अपोजिट डायरेक्शन में, ये प्लेट इस प्लेट का मूवमेंट है वो इस डायरेक्शन में है, और इस प्लेट का मूवमेंट इधर है, और इधर वाली प्लेट का मूवमेंट इस साइड है, बीच में जो गैप क्रिएट हुआ, जो फोल्डिंग क्रिएट हुआ, वहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन जाएगी, ओके। तो इस प्रकार की जो प्लेट्स की जो बाउंड्री क्रिएट हो रही है, ये प्लेट जिस बाउंड्री को बनाते हैं उस बाउंड्री का क्या नाम है आपका, डाइवर्जेंट बाउंड्री, ओके। अब अगला हम देख रहे हैं, ये है हमारा ट्रांसफॉर्म बाउंड्री। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में देख रहे हैं कि दोनों प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में हॉरिजॉन्टल मूवमेंट कर रही हैं, कि ये प्लेट इधर जा रही है, ये प्लेट इधर जा रही है, ओके। मूवमेंट तो इनका अपोजिट है, लेकिन मूवमेंट कैसा, हॉरिजॉन्टल है, कि इस प्रकार से मूवमेंट हो रहा है। ये एक प्लेट मान लीजिए अब इधर ऊपर की तरफ जा रही है, दूसरी प्लेट नीचे की तरफ आ रही है, ओके। यहाँ भी मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में है, लेकिन उसकी जो डायरेक्शन है वो हॉरिजॉन्टल है। अब तीनों प्लेट्स को यदि हम एक साथ देखें तो देखिए और समझ में आएगा आपको कि पहला जो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के अपोजिट में जा रही हैं, नंबर 1, तो ये आपका डाइवर्जेंट बाउंड्री बन गई कि एक प्लेट इस साइड जा रही थी, एक प्लेट इस साइड जा रही थी, दोनों के बीच में एक गैप क्रिएट हो गया जहाँ पे एक रिफ्ट वैली बन जाएगी, तो ये हमारी डाइवर्जेंट प्लेन बाउंड्री बन गई। जब दो प्लेट्स हैं वो एक दूसरे के सेम डायरेक्शन में आ रही हैं, एक प्लेट इधर आ रही है और दूसरी प्लेट भी इसी डायरेक्शन में आ रही है, तो हमने बात की थी कि या तो यहाँ पे एक फोल्ड माउंटेन बन जाएगा, बीच का जो पार्ट है वो टकराने के बाद फोल्ड हो जाएगा, या हो सकता है एक प्लेट है वो सबमर्ज कर जाए, सबडक्ट कर जाए, और दूसरी प्लेट है वो इसके ऊपर की तरफ चली जाए। ट्रांसफॉर्म बाउंड्री में हम देख रहे थे कि एक प्लेट इस डायरेक्शन में जाएगी, एक प्लेट उस डायरेक्शन में जाएगी, जो मूवमेंट है वो हॉरिजॉन्टल मूवमेंट होगा। तो इस प्रकार से हम देख रहे हैं जो अर्थ के ऊपर जो डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स हैं उनका मूवमेंट इस प्रकार से होता है, जिसके कारण अर्थ की जो सारी शेप है वो आज इसी प्रकार से चेंज हुई है। तो यहाँ तक हमने प्लेट बाउंड्रीज के बारे में पढ़ा है। आपको कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में लिखिए, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय। वेलकम अगेन फॉर द चैप्टर नंबर 2 फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑफ क्लास 9th जियोग्राफी। जो पार्ट 3 में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है फॉर्मेशन ऑफ प्लेन्स के बारे में, कि प्लेन्स का जो फॉर्मेशन कैसे होता है। अभी तक हमने देखा था कि जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप की जो प्लेट्स होती हैं, प्लेट्स शुरुआत में एक थी, बाद में वो 7 मेजर प्लेट्स और सम स्मॉल प्लेट्स में वो स्प्लिट हो जाती हैं। स्प्लिट होने के बाद प्लेट्स हैं वो लगातार मूव कर रही हैं, जिससे कि जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं या जो हमारा पूरा अर्थ का क्रस्ट है वो आज मॉडर्न शेप में हमारे सामने है। आफ्टर दैट वी डिस्कस अबाउट द फॉर्मेशन ऑफ हिमालयज। हिमालयज के फॉर्मेशन में हमने देखा था कि किस प्रकार से शुरुआत में अर्थ का जो पूरा लैंड मास था वो एक ही पार्ट था जिसे पेंजिया बोला जाता था, और पेंजिया बाद में 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है। जो नदर्न हेमिस्फीयर में है उसको हमने लोरेशिया बोला था, सदर्न हेमिस्फीयर में है उसको हमने गोंडवाना लैंड बोला था। और उस समय इंडिया है वो इसी गोंडवाना लैंड का एक पार्ट था जो कि ऑस्ट्रेलियन प्लेट से जुड़ा हुआ था, जिसको इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट बोलते हैं। उसके बाद फर्दर टाइम में इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो नॉर्थ वर्ड मूवमेंट करती है। नॉर्थ वर्ड मूवमेंट करने के बाद ये यूरोप और एशिया की जो यूरेशियन प्लेट है उससे वो जाके स्टक होती है, टकराती है, जहाँ से बीच में जो टेथिस सी है उसके अंदर फोल्डिंग होती है, और फोल्डिंग की एक्टिविटी से वहाँ पे हिमालय का फॉर्मेशन होता है। इसी समय जब हिमालय का फॉर्मेशन हो रहा था उसी समय कुछ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिनके कारण बाद में इंडिया के जो नॉर्थ इंडिया में हम स्पेशली जो गंगेटिक प्लेन्स हम देख रहे हैं उनका फॉर्मेशन होता है। इंडिया के नॉर्थ साइड में जो भी प्लेन्स हम आज देख रहे हैं, जो भी प्लेन है, चाहे वो गंगेटिक प्लेन हो या ब्रह्मपुत्र प्लेन हो, उनका फॉर्मेशन इसी प्रोसेस के द्वारा होता है। तो द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड सब्सटेंस ऑफ द नर्दर्न फ्लैक ऑफ द पेनिनसुला प्लेटेड रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। अब देखिए जो ये अब यहाँ पे पेनिनसुला का जो नर्दर्न साइड की बात कर रहे हैं, इसको एक बार समझने की कोशिश कीजिए कि नर्दर्न फ्लैक ऑफ द पेनिनसुला आज हम देख रहे हैं ये हमारा इंडिया है, ठीक है। और इंडिया के बीच में यहाँ पे हम बोलते हैं कि ये हमारा क्या है, पेनिनसुला है, डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट।
अब इसकी नदर्न प्लेट कौन सी होगी, इसकी नदर्न प्लेट ये होगी, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि जब जिस प्रकार से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जैसे ही यूरेशियन प्लेट से टकराई तो बीच में जो टेथिस सी था वो तो फोल्ड होकर उसकी सेडिमेंट्री रॉक्स फोल्ड होगी और अपलिफ्ट होकर क्या बन गया, आपकी एक माउंटेन रेंज बन गई जिसको हमने हिमालय का नाम दिया है। इसी टाइम ये बोल रहा है कि जो ये पेनिनसुला प्लेटू का ये जो नॉर्थ वाला पार्ट है ये सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास था, तो ये जब जाके वहाँ पे टकरा रहा है साथ ही साथ, तो यहाँ पे उस समय जो डिप्रेशन क्रिएट होता है तो यहाँ पे एक लार्ज बेसिन बन जाता है। बेसिन उसको बोलते हैं कि मतलब एक बहुत गहरा यहाँ पे एक खड्डा क्रिएट हो गया, वो एक बहुत गहरी खाई यहाँ पे क्रिएट हो गई होगी, लार्ज बेसिन यहाँ पे इसकी टक्कर से, इस नॉर्थ पार्ट की टक्कर से यहाँ पे एक खाई क्रिएट हो गई होगी, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गॉट फिल्ड विद डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स फ्रॉम द रिवर्स फ्लोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड पेनिनसुला प्लेट्यू इन द साउथ। अब ये बोल रहा है कि ये गहरा एक बेसिन बन गया, गहरा गड्ढा बन गया, तो उसी समय हम देख रहे हैं कि हिमालय से भी कुछ रिवर्स हैं वो आ रही हैं और इसी समय पेनिनसुला प्लेटू से भी कुछ रिवर्स हैं वो लगातार पानी लेके वहाँ पे कंटिन्यू है। तो इनका ये बोलना कि हिमालय से जो भी रिवर्स आ रही हैं, जो रिवर्स के बारे में हम जानते हैं कि रिवर्स अपने साथ के लेके आती हैं, सेडिमेंट्स लेके आती हैं, तो ये रिवर्स हैं वो लगातार करोड़ों साल तक इस गड्ढे के अंदर अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रही और एक दिन ऐसा है कि उन सेडिमेंट से ये गड्ढा है वो पूरी तरह से बेसिन नहीं पूरी तरह से फिलअप हो गया और जिससे कि यहाँ पे एक प्लेन का निर्माण हुआ। At a flat land of extensive alluvial deposit led to the formation of the northern plains of India। तो हिमालयन से आने वाली रिवर्स ने जो भी यहाँ पे सेडिमेंट्स डिपॉजिट किया उस सेडिमेंट से जो यहाँ पे सोइल बनी उस सोइल को हम क्या बोलते हैं, एलुवियल सोइल बोलते हैं, ठीक है। तो ये यही है कि एलुवियल जो डिपोजिशन आया पूरा इस रिवर्स के द्वारा, तो इस सारी प्रोसेस में करोड़ों साल लगे होंगे, ये जियोलॉजिस्ट है उनका ये मानना है। तो समझ गए प्लेन्स का फॉर्मेशन कैसे हुआ होगा कि जैसे ही इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यूरेशियन प्लेट से जाके टकराती है तो बीच में जो टेथिस सी है, टेथिस सी की जो सेडिमेंट्री रॉक्स होती हैं वो अपलिफ्ट होकर एक माउंटेन बनाती हैं जिसको हम हिमालयन माउंटेन बोलते हैं। इसी प्रोसेस के दौरान हम देखते हैं कि ये हमारा जो डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है इसका जो नॉर्थ साइड है, ये नॉर्थ साइड भी वहाँ जाके कहीं ना कहीं टकराया होगा, तो इसकी टक्कर के कारण क्या हुआ होगा कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा डिप्रेशन क्रिएट होगा जिससे वहाँ पर एक बेसिन बन गया होगा, एक बहुत बड़ा बेसिन जिसको आप एक गड्ढे के रूप में समझ सकते हो। और लंबे समय तक जब रिवर्स हैं जो हिमालय से आती रही और जो साउथ की जो रिवर्स हैं ये लगातार इस बेसिन के अंदर क्या करती रही, अपने सेडिमेंट्स को डिपॉजिट करती रही और इन सेडिमेंट्स के डिपॉजिट करने से एक समय ऐसा है जब ये पूरा बेसिन, ये पूरा गड्ढा है वो इन सेडिमेंट से पूरी तरह से फिलअप हो गया जिससे कि यहाँ पर एक प्लेन का फॉर्मेशन हुआ। ओके, प्लेन का फॉर्मेशन समझ में आया कि प्लेन कैसे बने होंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं। ये दोबारा से प्लेन्स का फॉर्मेशन द हिमालयन अपलिफ्ट आउट ऑफ द टेथिस सी एंड द सबस्टेंस ऑफ द नॉर्दर्न फ्लैग ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू रिजल्टेड इन द फॉर्मेशन ऑफ ए लार्ज बेसिन। कि ये यहाँ पे देखिए जैसे ही ये सबटक्ट हुआ होगा तो ये यहाँ पे तो ये पूरा का पूरा हिमालय बन गया होगा, लेकिन यहाँ पे एक बहुत गहरा गड्ढा बन गया होगा, ये मानना है इनका जियोलॉजिस्ट का। और इस गड्ढे को बाद में हिमालयन रिवर्स है उन्होंने अपने सेडिमेंट से फिलअप किया होगा जिससे कि ये गड्ढा एक दिन पूरी तरह से फिलअप हो गया और प्लेन का निर्माण हो गया। ये दोबारा से वही फॉर्मेशन हम देख सकते हैं कि ये हिमालय से जो रिवर्स आ रही हैं, ये रिवर्स देखिए पहाड़ों के बीच से आ रही हैं, तो ये पहाड़ों की जो रॉक्स होती हैं उन रॉक्स के बहुत सारे पेबल्स हैं, उनके जो पार्टिकल्स हैं उनको साथ इरोड करते हुए अपने साथ लेके आ रही होंगी और इस इरोडेड मटेरियल को उन्होंने इस बेसिन के अंदर लगातार डिपॉजिट किया होगा जिससे कि इस प्लेन का निर्माण हुआ होगा। ये आज आपका मॉडर्न प्लेन आप देख सकते हो कि इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम दिस डिप्रेशन ग्रेजुअली गोट फिल्ड विद द डिपोजिशन ऑफ सेडिमेंट्स बाय द रिवर्स फॉलोइंग फ्रॉम द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द पेनिनसुला प्लेटू इन द साउथ। तो नॉर्थ और साउथ की जो सारी रिवर्स हैं इन सारी रिवर्स ने अपना जो भी डिपोजिशन है, जो भी वो साथ में सेडिमेंट्स लेके आती हैं, सेडिमेंट्स आपने पहले भी 7th क्लास में पढ़ा होगा कि साथ में जो रॉक्स के बीच से जो रिवर्स निकलती हैं वो अपने वाटर की फोर्स से छोटे छोटे पार्टिकल्स को अपने साथ लेके चलती हैं, ठीक है। तो इन सेडिमेंट से प्लेन है वो एक दिन पूरी तरह से फिलअप हो गया होगा और ये समतल प्लेन के रूप में हमारे सामने आया होगा। अब हम इंडिया के जो मेजर फिजिकल डिवीजन्स हैं वो उसको कि इंडिया के जो पूरे पार्ट हैं उसको उसकी जो मेन फिजिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग हम इंडिया को इन पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है द हिमालयन माउंटेन्स, तो हिमालय का फॉर्मेशन कैसे होने पढ़ लिया। दूसरा नदर्न प्लेन्स का फॉर्मेशन भी हम पढ़ चुके हैं। तीसरा पेनिनसुला प्लेटू, ये इंडिया का ओल्डेस्ट लैंड मास है। चौथा इंडियन डेजर्ट जो कि इंडिया के गुजरात और राजस्थान के वेस्टर्न पार्ट में है। कोस्टल प्लेन जो इंडिया के जो ये पूरा कोस्टल लाइन है, इस कोस्टल लाइन के आसपास जो छोटी छोटी स्ट्रिप्स के रूप में जो प्लेन्स हैं, ये इस प्रकार से स्ट्रिप्स के रूप में इनको हम बोलते हैं कोस्टल प्लेन्स। ओके, तटीय मैदान।
और फिर दी आइलैंड्स, तो आइलैंड्स आप जानते हो इंडिया के इधर कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं जिनका नाम हमने क्या दिया है, लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स बोलते हैं इनको, जो कि इंडिया के इधर अरेबियन सी में है। और कुछ ग्रुप ऑफ आइलैंड्स यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में हैं जिनको हम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स के रूप में जानते हैं। तो ये है हमारा दी आइलैंड्स के रूप में। तो ये मेरे इंडिया के टोटल 6 मेजर फिजिकल डिवीजन्स हैं। नॉर्मली एग्जाम में सीधा कई बार यही पूछा जाता है कि राइट डाउन द मेजर फिजिकल डिवीजन्स ऑफ इंडिया, तो इन 6 का नाम आपको लिख देना है। ओके, अब अगला दोबारा से हम हिमालय के बारे में पढ़ते हैं कि हिमालय बन तो गया, तो हिमालय है कैसा, किस प्रकार का देखने में, उसकी हम बात कर रहे हैं। तो हिमालय वो जियोलॉजिकली, पहले भी हमने बात की थी, लाइन जरूर लिखनी कि जियोलॉजिकली हिमालय एक यंग माउंटेन है, दूसरा फोल्ड माउंटेन है। तो इसके प्रोसेस में जो फॉर्मेशन प्रोसेस है उसमें हमने समझ लिया था कि हिमालय वो सबसे नया माउंटेन है, साथ ही वो टेथिस सी के जो सेडिमेंट्स होते हैं उनके फोल्ड होने की प्रोसेस से बना, इसलिए इसको फोल्ड माउंटेन के रूप में भी जानते हैं। साथ ही इंडिया के नॉर्दर्न बॉर्डर से लगा हुआ है, तो इंडिया का जो हिमालय वो पूरा आप देखते हो कि ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर नीचे हिमाचल प्रदेश, फिर उत्तराखंड, उत्तराखंड के बाद नेपाल से होता हुआ ये पूरा इंडिया के पश्चिम बंगाल से होता हुआ जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट हैं वहाँ तक पूरा स्ट्रेच करता है। ओके, दीज माउंटेन रेंज रन इन ए वेस्ट ईस्ट डायरेक्शन फ्रॉम द इंडस टू द ब्रह्मपुत्र। रिवर्स के अकॉर्डिंग देखो तो जो हिमालय में जहाँ इंडस रिवर की शुरुआत होती है वहाँ से लेकर हिमालय नॉर्थ ईस्ट में जो ब्रह्मपुत्र रिवर है जो कि अरुणाचल प्रदेश से शुरू होती है वहाँ तक हिमालय का स्ट्रेच है, वहाँ तक हिमालय फैला हुआ है। द हिमालय कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंज इन दी लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड। अब हमने पहले भी बात की थी कि जो हिमालय है उसका जो फॉर्मेशन हुआ था उस फॉर्मेशन में ये नहीं था कि इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट पहली बार में ही टकरा गई और एक पूरा माउंटेन बन गए हो। हमने बात की थी कि प्रोसेस से लगातार हुई होगी, तो जिसके कारण क्या है कि 3 पैरेलल रेंज यहाँ पे डेवलप हुई है। पैरेलल रेंज आप समझ सकते हो कि पहली रेंज जैसे मान लो पहली बार जब हिमालय ये टेथिस से टकराया होगा तो पहली बार फोल्डेशन से ये एक रेंज बनी होगी, उसके बाद दोबारा यही प्रोसेस हुई होगी तो दोबारा से इस प्रकार से एक रेंज का वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ होगा, फिर तीसरी बार जब प्रोसेस हुई होगी तो इस प्रकार से एक रेंज का डेवलपमेंट हुआ होगा। तो इस प्रकार से हिमालय में हम देखते हैं तो हिमालय में 3 पैरेलल रेंज हमें देखने को मिलती है। जो इसमें जो इस साइड वाली जो सबसे लास्ट वाली है सबसे यंग पैरेलल रेंज है, इसलिए सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड इसी के अंदर होते हैं। ठीक है, जिसको शिवालिक रेंज के नाम से हम जानते हैं। ये जो रेंज है ये सबसे पहले हुई है, सबसे फोर्सफुली हुई है। तो यहाँ पर जितनी भी हिमालय की जो हाइट वाली जो भी पिक्स हैं जिनकी मैक्सिमम हाइट है वो सारी की सारी इसी रेंज में आपको मिलेंगी। ठीक है, इसकी हाइट सबसे ज़्यादा है। तो ये नंबर ऑफ वैलीज लाई बिटवीन दीज रेंज। अब जो रेंज है इन रेंज के बीच में बहुत सारी वैलीज भी हमें देखने को मिलती हैं। जैसे आप जितने भी हिल स्टेशन देखते हो वो हिमालय के वो सारे के सारे इन्हीं वैलीज के बीच में बसे हुए हैं। द नदर्न मोस्ट रेंज इज नोन एज द ग्रेटर और द इनर हिमालय और द हिमाद्री। अब जो नदर्न मोस्ट है तो हमने बात की कि ये 3 रेंज बनी हुई हैं। देखो पहली रेंज, फिर उसके बाद सेकंड रेंज बनी, उसके बाद थर्ड रेंज बनी है। ठीक है, तो इसमें जो नदर्न मोस्ट है जो सबसे पहले वाली जो सबसे नॉर्थ वाली जो रेंज है इस रेंज का नाम इनर हिमालय या हिमाद्री बोला जाता है। तो इनर हिमालय इसलिए बोला जाता है, देखो इन तीनों रेंज में सबसे इनर कौन सी होगा इंडिया के अकॉर्डिंग हम देखें तो ये होगी। ओके, ये इंडिया की सबसे साउथ वाली रेंज हो गई, ये फिर मिडल वाली रेंज हो गई और ये सबसे इनर वाली रेंज हो गई। तो इसको इनर हिमालय, इसको मिडल हिमालय बोलते हैं और इसको आउटर हिमालय बोलते हैं। और इसका दूसरा नाम जो बोलते हैं वो ग्रेट हिमालय बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर सबसे हाईएस्ट पीक्स आपको मिलती हैं। साथ ही इसको हिमाद्री बोलते हैं। तो ये पीक्स हैं वो बहुत ही हाइट पे पहुंच गए हैं, तो ज़्यादातर ये आपके आइस शीट से ढके हुए हैं, इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। हिंदी का नाम हिमाद्री, हिम से जो बना हुआ है, हिम मतलब आइस से। ओके, इट इज़ द मोस्ट कंटिन्यूस रेंज कंसिस्टिंग ऑफ द लॉफ्टेस्ट पीक्स विद एन एवरेज हाइट ऑफ 6000 मीटर। तो यानी यहाँ की जो ज़्यादातर पीक्स हैं वो उनकी हाइट एवरेज रूप से देखें तो 6000 मीटर से ज़्यादा है। और ये जो रेंज है ये एक कंटिन्यूस रेंज है, यानी इसके अंदर आपको ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। ये रेंज इस प्रकार से कंटिन्यूस बनी हुई है। ओके, इन रेंज के बीच में आपको किसी भी प्रकार का कोई ब्रेक देखने को नहीं मिलेगा। और इसकी जो ज़्यादातर पीक्स हैं वो बहुत ही ऊंची हैं, साथ ही ज़्यादातर पीक्स हाइट के ऊपर हैं, तो इनके ऊपर आइस शीट जमी हुई है, इसलिए इसको हिमाद्री बोलते हैं। साथ ही ये सबसे अंदर की ओर है, इसलिए इसको इनर हिमालय बोलते हैं। ओके, इसके नाम जस्टिफाई हो गए होंगे आपके दिमाग में। अगली जो बात करते हैं हिमाद्री से जो साउथ वाली जो रेंज है, यानी कि ये मान लीजिए ये हिमाद्री है और इससे नीचे वाली जो रेंज हो गई वो इसके क्या होगा, हिमाद्री से साउथ डायरेक्शन में हो गई। और वैसे 3 रेंज हैं तो देखें तो ये दूसरी रेंज क्या हो गई, मिडल वाली रेंज भी है। तो हिमाद्री से जो साउथ की जो रेंज है वो सबसे रग्ड माउंटेन सिस्टम है और वो उसको हिमाचल या लेसर हिमालय के नाम से जाना जाता है। हिमाचल इसको इसलिए बोलते हैं कि ये रेंज है वो ज़्यादातर जो हिमाचल प्रदेश वाला पार्ट है वहाँ पे अवेलेबल है। साथ ही इसको लेसर हिमालय इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो अपर वाला जो नॉर्थ वाली पार्ट है इसकी कंपैरिजन में ये थोड़ा
कम कंटिन्यूस है और इसकी पीक्स हैं उसकी हाइट भी कम है, इसलिए इसको लेसर हिमालय बोलते हैं। While the Pir Panjal range from the longest and the most important range, the Dholadhar and the Mahabharat range are also prominent ones. अब यहाँ पे जो रेंज है वो कंटिन्यूस नहीं है, अलग अलग पार्ट्स के अंदर है इसके अंदर। तो इन अलग अलग पार्ट्स की जो रेंज है उनका अलग अलग नाम दिया गया है। तो उन्हीं में से कुछ इंपॉर्टेंट रेंज है यहाँ पे, जैसे आपकी धौलाधर रेंज एक है, महाभारत रेंज एक है, पीर पंजाल रेंज जो कि J&K में मिलती है वो एक अलग से है। तो ये एक लाइन में ना होकर अलग अलग पार्ट्स में इस प्रकार से बनी हुई, इनके बीच में गैप है, इसलिए इन रेंज का अलग अलग नाम वहाँ पे दिया गया। These range consist of famous valley of Kashmir, the Kangra and the Kullu valley in the हिमाचल प्रदेश। अब इन्हीं रेंज के बीच बीच में, क्योंकि कंटिन्यूस नहीं है, तो बीच में जो भी पार्ट है वहाँ पर कई प्रकार की सिटीज़ हैं जो वैली सिटीज़ बोलते हैं। तो उन्हीं में से आपकी पीर पंजाल रेंज के बीच में श्रीनगर कश्मीर वैली है, जो आगे वाली आपकी जो है इसमें धौलाधर रेंज है वहाँ पर आपकी कांगड़ा सिटी है, महाभारत रेंज है वहाँ पर कुल्लू वैली वाला सिस्टम अवेलेबल है। दिस रेंज इज़ वेल नोन फॉर ऑल इट्स हिल स्टेशन। तो ज़्यादातर इंडिया के हिल स्टेशन है वो इसी रेंज के अंदर है। ओके, कौन सी रेंज में? हिमाचल या लेसर हिमालय वाली रेंज में। द आउटर मोस्ट रेंज ऑफ द हिमालय इज कॉल्ड द शिवालिक। आउटर मोस्ट कौन सी होगी? देखिए ये सबसे वाली नंबर 1 को हमने बोला ग्रेट हिमालय हिमाद्री, नंबर 2 वाली जो हो गई वो हमने बोला हिमाचल या लेसर हिमालय। अब जो आउटर मोस्ट तो यही होगी ना जो तीसरी वाली रेंज बनी है। तो इस थर्ड रेंज है जो सबसे सदर्न साइड में है, इसको हम शिवालिक के नाम से जानते हैं। These ranges are composed of unconsolidated sediments brought down by the rivers from the main Himalaya range located further north। तो जो आउटर मोस्ट रेंज है इस रेंज में सबसे ज़्यादा लैंडस्लाइड्स होते हैं, क्योंकि माना जाता है इस आउटर मोस्ट रेंज की जो ज़्यादातर जो पार्ट है वो पार्ट उन सेडिमेंट से बना हुआ है जो कि हिमालय से बहने वाली रिवर्स नीचे की तरफ लेके आती हैं। तो इस प्रकार का सेडिमेंट्स है। तो सेडिमेंट्स हम बोलते हैं छोटे छोटे पार्टिकल्स को। तो यहाँ पर यानी कि कोई बड़ी रॉक्स के रूप में ये इस रेंज का निर्माण नहीं हुआ, इसमें ज़्यादातर सेडिमेंट्स हैं, जिसके कारण ये लैंडस्लाइड की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा इसी रेंज में देखने को मिलती है। द लॉन्गिट्यूडनल वैली लाई बिटवीन द लेसर हिमालय एंड द शिवालिक्स आर द नोन एज द दून्स। तो जो लेसर हिमालय यानी जो बीच वाली रेंज है, जो शिवालिक जो सबसे बाहर वाली रेंज है, इनके बीच में जो डिफरेंट टाइप की जो वैली मिलती है उनको दून के नाम से जाना जाता है। जैसे कि देहरादून हो गया, कोटी दून हो गया, पटली दून हो गया, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट दून्स हैं, ये भी हिल स्टेशन हैं ज़्यादातर। ये हिमालय का डिवीजन हमने देख लिया। अगला जो हिमालय का डिवीजन है उसको हम देखते हैं कि फ्रॉम द रीजन फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, कि हिमालय यहाँ J&K से शुरू होता है, यानी कि हमारे वेस्टर्न साइड से लेकर ईस्टर्न साइड में आपके अरुणाचल प्रदेश से आगे लेकर नॉर्थ ईस्ट के स्टेट तक जा रहा है। तो ये आपका हो गया वेस्ट डायरेक्शन से लेकर ईस्ट डायरेक्शन तक हिमालय का विस्तार क्या है या उसके अलग अलग नाम क्या है। दूसरा है हिमालय का रिवर वैली के अकॉर्डिंग, क्योंकि हिमालय से बहुत सारी रिवर्स आती हैं, तो अलग अलग रिवर्स के बीच में जो हिमालय की रेंज है उनका नाम भी अलग अलग है। तो यहाँ पे अब हम देख रहे हैं कि रिवर्स के अकॉर्डिंग हिमालय का नाम क्या है। तो देखिए इंडस रिवर और सतलज रिवर है, जो सबसे J&K की साइड हम देखते हैं। इंडस रिवर और सतलज रिवर के बीच में जो हिमालय का पार्ट है उसको हम पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय के नाम से जानते हैं। ये तीनों स्टेट्स के नाम से हो गया। इंडस रिवर आपके उधर J&K की साइड में, सतलुज रिवर आप जानते हो पंजाब की साइड में, इधर हिमाचल से शुरू होती है, पंजाब से होते हुए उस साइड में प्रवाहित हो जाती है। तो इस प्रकार से हम देखते हैं कि इसका नाम जो है वो पंजाब हिमालय या कश्मीर हिमालय या हिमाचल हिमालय उन्होंने नाम दिया। अगली जो सतलुज रिवर या काली रिवर के बीच का हिमालय, सतलुज रिवर से काली रिवर के बीच का जो हिमालय उसको कुमायूं हिमालय बोलते हैं। ये स्पेशली उत्तराखंड में हमें मिलता है। ओके, काली रिवर से जो तीस्ता रिवर है उसके बीच के हिमालय उसको नेपाल हिमालय बोलते हैं। जैसा नेम सजेस्ट करता है कि हिमालय का ज़्यादातर पार्ट है वो नेपाल के अंदर आपको देखने को मिलेगा। अगला पार्ट आसाम हिमालय। तो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर आपको पता होगा कि ब्रह्मपुत्रा रिवर को ही जब शुरू होती है तो उसका नाम दिहांग रिवर बोला गया है। तो तीस्ता रिवर और दिहांग रिवर के बीच का जो पार्ट है उसको आसाम हिमालय के नाम से जाना जाता है। फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। चैप्टर नंबर 2 ज्योग्राफी का फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया ऑफ क्लास 9 हम दोबारा से कंटिन्यू करते हैं पार्ट 2 में। अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो फॉर्मेशन ऑफ हिमालयन माउंटेन, कि हिमालयन माउंटेन्स है उनका निर्माण कैसे हुआ। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और किसी भी एग्जाम में ये सवाल बार बार पूछा जाता है। तो हिमालय है वो 6th क्लास में आप पढ़ के आए हो माउंटेन्स वाला चैप्टर, तो उसमें हिमालय वो जियोलॉजिकली एक यंग माउंटेन है। ओके, यानी कि ये यंग यानी नवीन माउंटेन है, अभी भी ये एक युवान माउंटेन है जिसका निर्माण आज भी अभी भी कंटिन्यू है। यदि आप हिमालय एरिया में यदि आप गए हो तो हिमालय की यदि आप रॉक्स को आप देखोगे ध्यान से, और यदि आप डेक्कन प्लेट्यू यानी साउथ इंडिया में जो पठार है उसकी रॉक्स को आप देखोगे, या यदि आप अरावली रेंज है उसकी रॉक्स को आप देखोगे, तो तीनों की रॉक्स में आपको अंतर से ही पता चल जाएगा कौन कितना पुराना है।
अरावली रेंज है वो सबसे ओल्डेस्ट है, यदि आपने उसकी रॉक्स को देखे हो। दिल्ली में रहने वाले ज़्यादातर बच्चों ने अरावली रेंज को देखा हुआ, क्योंकि हमारा जो प्रेसिडेंट हाउस है, राष्ट्रपति भवन है, वो भी रायसीना हिल जो कि अरावली रेंज का एक पार्ट है उस पर बना हुआ है। साथ ही मेरी स्कूल केंद्रीय विद्यालय अर्जनगढ़ में भी यदि आप ग्राउंड के अंदर देखोगे तो बहुत सारी रॉक्स आपको अरावली रेंज की देखने को मिल जाएंगी, जो कि एकदम सॉलिड पोर्शन है। इसलिए अरावली रेंज ऑफ वर्ल्ड की सबसे ओल्डेस्ट सीरीज है। ओके, माउंटेन रेंज। उसके बाद यदि आप डेक्कन प्लेटू को देखोगे तो उसकी रॉक्स भी बहुत सॉलिड रॉक्स हैं, क्योंकि वो भी बहुत प्राचीन प्लेट्यू है। लेकिन हिमालय में यदि आप देखोगे तो वहाँ की जो रॉक्स है, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हिमालय में इसीलिए लैंडस्लाइड्स की होती है कि वहाँ का रॉक फॉर्मेशन अभी भी पूरी तरह से नहीं हो पाया। हिमालय अभी भी एक यंग माउंटेन है, यानी जियोलॉजिकल टाइम के हिसाब से देखिए तो उसका निर्माण सबसे बाद में हुआ है इंडिया के बाकी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग। साथ ही हिमालय वो एक फोल्ड माउंटेन है। अब फोल्ड माउंटेन हिमालय को क्यों बोलते हैं, क्योंकि हमने पहले भी प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में डिस्कस किया था कि जब दो डिफरेंट प्लेट है, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और दूसरी प्लेट ये है, जब ये दोनों प्लेट आपस में टकराती हैं तो इनके बीच में जो कई बार क्या होता है, कोलिजन के कारण जो भी मटेरियल होगा वो मटेरियल फोल्ड होकर अपलिफ्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार से हिमालय का निर्माण हुआ है। जब दो डिफरेंट प्लेट आपस में टकराई थी तो उससे हिमालय बीच से जो ये टेथिस सी था वो टेथिस सी बीच से अपलिफ्ट हो गया। ओके, तो इसलिए हिमालय को फोल्ड माउंटेन बोलते हैं। तो हिमालय का जब भी आंसर लिखो दो चीज़ पक्के लिख देना, हिमालय इज ए यंग माउंटेन एंड हिमालय इज ए फोल्ड माउंटेन। जो कि इंडिया का जो नदर्न बॉर्डर है, यदि इंडिया का मैप देखा होगा तो इंडिया के नॉर्थ साइड में पूरा बॉर्डर हिमालय माउंटेन से ही बना हुआ है हमारा नॉर्थ का। इसकी विड्थ है वो 40 किलोमीटर 400 किलोमीटर इन कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश में देखोगे तो 150 किलोमीटर के आसपास है। यानी जो नॉर्थ साइड में देखोगे तो इसकी विड्थ है वो ज़्यादा है। इंडिया के नॉर्थ ईस्ट में जैसे जैसे ये बढ़ता जाता है इसकी विड्थ है वो कम होती चली जाती है। अब जो ओल्डेस्ट लैंड मास जिसको बोलते हैं द पेनिसुला पार्ट, जो कि इंडिया का डेक्कन प्लेटू वाला पार्ट है, वाज ए पार्ट ऑफ द गोंडवाना लैंड और द गोंडवाना लैंड इंक्लूडेड। अभी गोंडवाना लैंड है, इसकी कहानी हम समझेंगे थोड़ी देर में, अगली स्लाइड में पिक्चर में थोड़ा ध्यान रखिए तब तक। जो गोंडवाना लैंड है उसके अंदर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका, आज की बात कर रहे हैं, आज ये जो सारे हैं वो उस समय गोंडवाना लैंड में स्थित थे। ओके, पहले हम अगली वाली पिक्चर से देख लेते हैं। देखिए, जो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग ये मानना है कि शुरुआत में जो अर्थ थी वो इस प्रकार से थी, ये इस वाली, और इस शुरुआत में ये जो अर्थ का जो पूरा लैंड मास था उसको पेंजिया के नाम से जाना जाता था। आज यदि हम देखें तो क्या है कि इधर ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट है, फिर इसके ऊपर एशिया है, फिर इस साइड में बीच में रॉकी माउंटेन से अलग होकर यूरोप बना हुआ है, फिर इधर आपका नॉर्थ अमेरिका है, फिर उसके नीचे साउथ अमेरिका है, फिर इधर अफ्रीका है और फिर इस साइड में अंटार्कटिका है। यानी कि सारे कॉन्टिनेंट आपको अलग अलग दिखाई देते हैं। लेकिन साइंस जियोलॉजिस्ट का ये माना कि पुराने समय में जो पूरा ये लैंड मास था ये एक ही पार्ट था। आज यदि हम देखें तो इन लैंड मास के बीच में हमें बहुत सारे ओशियंस दिखाई देते हैं, जैसे बीच में यहाँ पर अटलांटिक सी है, इस साइड में आपका पैसिफिक ओशियन है, इंडिया के नीचे इधर आपको इंडियन ओशियन दिखाई देगा, इधर बे ऑफ बंगाल दिखाई देगी, इधर अरेबियन सी दिखाई देगा, फिर बीच में आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा। तो जियोलॉजिस्ट का ये मानना है कि पुराने समय में ये अर्थ का जो भी पार्ट था वो सारा एक ही पार्ट था, ठीक है, और उसके चारों तरफ वाटर बॉडी थी। ओके, तो इस पूरे लैंड मास को जो है जियोलॉजिस्ट है उन्होंने पेंजिया का नाम दिया है कि पुराने टाइम में ये पूरा एक पार्ट था, इसको पेंजिया बोला जाता था। फिर ये पूरी कहानी को बोलें कि जब अर्थ है 225 टू 25 मिलियन ईयर को पहले ये सारा पार्ट था। फिर जो टेरेसिक युग आया जब, यानी कि 25 मिलियन ईयर और बीत गए, यानी कि 200 मिलियन ईयर अगो पहले अर्थ है वो दो, ये जो पेंजिया है वो दो पार्ट में डिवाइड हो गया। ओके, जो इसका नदर्न हेमिस्फीयर में जो पार्ट था उसका नाम इन्होंने लोरेसिया दिया, या दूसरा नाम इसका अंगारा लैंड भी बोलते हैं, या आपका नदर्न हेमिस्फीयर में, और जो सदर्न हेमिस्फीयर में जो था उसको उन्होंने नाम दिया गोंडवाना लैंड। तो गोंडवाना लैंड में आपका आज का आप देखोगे तो इंडिया शामिल है इसमें, यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया शामिल है, साथ में यहाँ पे अमेरिकन कॉन्टिनेंट है, साथ में अफ्रीका है और अंटार्कटिका है, ये सारे शामिल है। उसके बाद जब जुरासिक पीरियड आया, ठीक है, यानी ये इतने साल पहले 125 मिलियन से पहले, तो हम देखेंगे कि इनके बीच में जो अंगारा लोरेसिया और जो गोंडवाना लैंड था इनके बीच की स्प्लिट और बढ़ गई है। ओके, पहले एक से पेंजिया एक था, पेंजिया से दो लैंड मास बने और अब ये और लैंड मास बन गए, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी में हमने पहले ही पढ़ा है कि ये जो प्लेट्स हैं वो लगातार मूव कर रही हैं। तो यानी कि पहले जो प्लेट यहाँ थी अब इन्होंने मूव करके और अलग हो गई। जब क्रेटेरियस टाइम आया तो देखिए जो आपका अंटार्कटिका है वो एकदम से डाउनवर्ड हो गया, अफ्रीका और थोड़ा अपर की साइड में चला गया,
नॉर्थ अमेरिका है वो अपर चला गया, और आपका साउथ अमेरिका है वो इधर इस साइड में शिफ्ट हो गया। लेकिन अभी भी हम देख रहे हैं कि इंडिया और यूरोप अभी भी जुड़े हुए हैं, जिसको यूरेशियन प्लेट के नाम से जाना गया है। ओके, अब प्रेजेंट डे की हम बात करें कि वर्तमान में क्या है, तो वर्तमान में ये पोजीशन है जो वर्ल्ड के हम देखते हैं। ये ऑस्ट्रेलिया आपका, ये आपका इंडिया एशिया से मिल गया है, ये अफ्रीका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये नॉर्थ अमेरिका है, ये आपका साउथ अमेरिका है, और नीचे आपका अंटार्कटिका है। ओके तो ये आपके प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग अर्थ के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट। तो इसी से हम समझें कि जब प्लेट्स का जब मूवमेंट हुआ तो हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है। तो यहाँ पे हमने पहले बात कर ली कि जो हिमालय है वो कैसे है। शुरुआत में जो गोंडवाना लैंड था, यानी कि जब पेंजिया दो पार्ट में डिवाइड हुआ तो पेंजिया का जो साउथ वाला पार्ट था उसको गोंडवाना लैंड बोलते हैं, और नॉर्थ वाला पार्ट है उसको लोरेशिया या अंगारा लैंड बोलते हैं। तो गोंडवाना लैंड में आज के इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, साउथ अमेरिका और अंटार्कटिका थे। यदि आज आप देखोगे तो इंडिया कहाँ है, नदर्न हेमिस्फीयर में है। लेकिन इस थ्योरी के अकॉर्डिंग उस समय इंडिया कहाँ था, सदर्न हेमिस्फीयर में था। ओके, और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्टेड था। अब आगे जैसे टाइम बढ़ता है तो कन्वेक्शनल जब करंट चलती हैं तो ये इनके बीच में जो क्रस्ट है इनके बीच में और स्प्लिट बढ़ जाता है, यानी ये प्लेट्स हैं उनमें और स्प्लिट होने लगता है, और धीरे धीरे नंबर ऑफ पीसेज, कई सारे पीसेज में है वो एक दूसरे से डिवाइड हो जाते हैं, टूट जाती हैं, जिसके कारण इनके बीच में ड्रिफ्टिंग होती है। ड्रिफ्टिंग बोलते हैं जैसे एक जगह से दूसरी जगह कोई चीज़ जा रही है और ड्रिफ्ट हो रही है। तो यानी इंडिया साउथ में था, सदर्न हेमिस्फीयर में, अब वो ड्रिफ्ट होकर नॉर्थ की तरफ मूव कर रहा है। तो ड्रिफ्टिंग ऑफ द इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, उसका ड्रिफ्ट शुरू होता है आफ्टर बीइंग सेपरेटेड फ्रॉम द गोंडवाना लैंड। तो इन कन्वेक्शन करंट्स के कारण इंडिया है वो गोंडवाना लैंड, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो गोंडवाना लैंड से टूट जाती है और वो नॉर्थ की साइड में ड्रिफ्ट करना शुरू करती है। यानी कि उससे पहले अर्थ यहाँ थी, ये आपका बीच का इक्वेटर मानो, तो इंडिया यहाँ साउथ के अंदर था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, अब वो इससे टूटकर नॉर्थ की तरफ है वो मूव करना शुरू करता है। द नॉर्थवर्ड मूवमेंट रिजल्टेड इन द कोलिजन ऑफ द प्लेट विद द मच लार्जर यूरेशियन प्लेट। अब ये जो प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये एक स्मॉल प्लेट है, और यहाँ पे नॉर्थ में पहले से एक बड़ी प्लेट है यूरोप और एशिया की, जिसको यूरेशियन प्लेट बोला गया है। ओके, तो हमने पहले भी बात की थी कि दो प्लेट्स हैं वो आपस में एक दूसरे से टकराएंगी तो क्या होगा, तो उसको कन्वर्जेंट बाउंड्री बोलते हैं। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो जाके सीधा इस यूरेशियन प्लेट से जाके टकरा जाती है। ठीक है, अब ड्यू टू दिस कोलिजन, जैसे ही ये कोलिजन होता है तो 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि सेडिमेंट्री रॉक्स हैं। तो यहाँ पे ये है कि बीच के अंदर ये माना जाता है कि यहाँ पे एक सी था जिसका नाम टेथिस सी है, और टेथिस सी के अंदर जो तलहटी में बहुत सारी सेडिमेंट्री रॉक्स थी। अब जो ये सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सारी की सारी क्या कर रही हैं, फोल्ड हो जाती हैं इस कोलिजन के कारण, और फोल्ड होने के बाद वो एक माउंटेन रेंज बनाती हैं। इस माउंटेन रेंज को हिमालय का नाम दिया गया है, हिमालयन माउंटेन रेंज बनता है, जो कि वेस्टर्न एशिया में बन रहा है सारा सिस्टम। ओके, इसी प्रकार की माउंटेन रेंज आप देखोगे तो नॉर्थ अमेरिका में जाओगे तो रॉकी माउंटेन रेंज इसी प्रकार से बनी है। जहाँ भी जो दो प्लेट आपस में इस प्रकार से कोलाइड हुई, एक दूसरे से टकराई हैं, तो वहाँ पे एक माउंटेन रेंज का निर्माण हुआ, और उस माउंटेन रेंज को हमेशा फोल्ड और यंग माउंटेन रेंज के नाम से जानते हैं। तो वर्ल्ड की, यदि आपका होमवर्क यही है, वर्ल्ड का जो एटलस है उसको ओपन करके देखिए, उसमें जितने भी यंग एंड फोल्ड माउंटेन्स हैं वो सारे के सारे माउंटेन रेंज इसी प्रकार डिफरेंट डिफरेंट प्लेट्स के आपस में कोलिजन से बने हुए हैं। ओके, समझ में आया? नहीं समझ में आया तो अगर कमेंट बॉक्स में डालेगा, मैं दोबारा समझाने की कोशिश करूँगा। ये हमने पहले डिस्कस कर लिया किस प्रकार से पहले पेंजिया एक पार्ट था, फिर पेंजिया स्प्लिट होकर दो पार्ट में बनता है। ऊपर वाले पार्ट को लोरेशिया बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को गोंडवाना लैंड बोलते हैं। और अभी भी यहाँ पर जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो यहाँ पे गोंडवाना लैंड से जुड़ी हुई है। उसके बाद ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है वो और अलग हो जाती है। अलग होने के बाद ये अपना नॉर्थ की साइड में मूवमेंट शुरू करती है। नॉर्थ में जाने के बाद ये प्लेट है, ये जो यूरेशियन प्लेट है और एशिया प्लस यूरोप से बनी हुई, इस प्लेट से जाके टकराती है। टकराने से क्या होता है, बीच में जो ये यहाँ पे शुरुआत में यदि आप देखोगे तो बीच में जो सी है ये यहाँ पे टेथिस सी है, इस टेथिस सी से जाके टकराती है। टकराने के बाद टेथिस सी के अंदर जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सारी की सारी रॉक्स क्या करेंगी, फोल्ड होंगी, और फोल्ड होकर एक माउंटेन का निर्माण करेंगे जिसको हिमालय का नाम दिया गया है। और ये यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया इधर जाके सेटअप हो जाता है। ओके, ये दोबारा से पेंजिया को समझने की कोशिश करें हम कि आप देखिए ये इंडिया वाली प्लेट इधर, ठीक है, ये यूरेशियन प्लेट ये है, इधर वाली ये प्लेट इधर है, ये प्लेट्स इधर है। अब यहाँ पे ये इंडिया वाली प्लेट है वो धीरे 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 ऊपर की तरफ जाएगी, और ऊपर की तरफ जाके यहाँ पे यूरेशियन प्लेट से जाके टकराएगी, और टकराने के बाद हिमालय को फॉर्म करेगी। ये दोबारा से हम देखें कि ये ऊपर वाला पार्ट है लोरेशिया, नीचे वाला पार्ट गोंडवाना लैंड, बीच के अंदर आपका
टेथिस सी है। ओके, ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके यहाँ टकरा रही है, टकराने से टेथिस सी के अंदर जो भी सेडिमेंट्री रॉक्स हैं वो सारी की सारी रॉक्स हैं वो फोल्ड अप होकर एक माउंटेन रेंज बना देती हैं और उस माउंटेन रेंज को हिमालय का नाम दिया गया है। ओके, ये देखिए किस प्रकार से फोल्डिंग होती है। जब एक प्लेट इधर से आ रही है, दूसरी प्लेट इस साइड से आ रही है, तो बीच में क्या होगा, बीच का जो भी पार्ट है वो क्या होगा, फोल्ड हो जाएगा। ओके, और फोल्ड होके हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा। दोबारा से देखिए फॉर्मेशन ऑफ हिमालय कि इधर से इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट ने मूव किया, इस प्लेट ने, ये स्मॉल प्लेट थी, इधर से यूरेशियन प्लेट ने मूव है, यहाँ पे इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जाके यूरेशियन प्लेट से टकराती है। टकराने से क्या होगा, मान लीजिए बीच में यहाँ पर टेथिस सी था उस समय, तो टेथिस सी से जो टक्कर है वो बहुत तेज टक्कर रही होगी, तो टक्कर से टेथिस सी के अंदर जितने भी सेडिमेंट्री रॉक्स थी वो सारी की सारी सेडिमेंट्री रॉक्स क्या कर गई, फोल्ड अप होकर उन्होंने अपलिफ्ट होकर एक माउंटेन रेंज को क्रिएट कर दिया जिसका नाम हिमालयन माउंटेन रेंज है। ओके, आप ये प्रोसेस को समझने की कोशिश कीजिए, ये पूरी टक्कर एक बार में नहीं होगी, ये टक्कर बार बार हुई है, इसीलिए जो माउंटेन रेंज है वो पैरेलल सिस्टम में बनी हुई है। ठीक है, कि सबसे पहले पीछे वाली माउंटेन रेंज बनी होगी, फिर दूसरी टक्कर में उससे आगे वाली, फिर तीसरी टक्कर में उससे आगे वाली, इस प्रकार से पैरेलल में माउंटेन रेंज है यहाँ पर बिल्डअप होती चली गई। दोबारा पिक्चर समझ लीजिए, ये यूरेशियन प्लेट है आपकी, इधर से इंडियन प्लेट है वो धीरे धीरे मूव कर रही है नॉर्थ की तरफ, नॉर्थ की तरफ जा रही है, जा रही है, जा रही है, जाने के बाद ये यूरेशियन प्लेट से यहाँ पे जाके टकरा जाती है। टकराने के बाद यहाँ पे जो टेथिस सी था उससे यहाँ पे पूरा हिमालय बन जाता है यहाँ पे। ओके, दोबारा से हिमालय का फॉर्मेशन हम देखते हैं। ये दूसरा एक है आपका 3D के अंदर, ये शुरुआत में ऊपर वाले में देखिए कि ये आपका ये यहाँ तक आपकी इंडियन प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये बीच के अंदर जो पूरा पार्ट है ये क्या आपका टेथिस सी है, टेथिस एक समुद्र का नाम है वो यहाँ पे है, और ये आपका आज वाला यूरेशियन प्लेट, यूरोप और एशिया वाली प्लेट है। ओके, जब ये दोबारा से इधर मूव करती है ये प्लेट, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, तो टकराएगी। टकराने के बाद क्या होगा, इधर जो टेथिस सी के अंदर जो भी सेडिमेंट्स थे वो सेडिमेंट्स क्या करेंगे, फोल्ड अप होके ऊपर की तरफ उड़ जाएंगे, जिससे कि एक यहाँ पे माउंटेन रेंज बन जाएगी जिसको हिमालयन माउंटेन रेंज का नाम दिया गया। ओके फ्रेंड्स, आशा है कि आपको हिमालय का फॉर्मेशन समझ में आ गया होगा। कहीं भी कोई दिक्कत हो तो आप मेरे कमेंट बॉक्स में डालिए, हम दोबारा से इसको डिस्कस करेंगे। चैनल को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये सब्सक्राइब नहीं करोगे तो अगले नोटिफिकेशन आपको नहीं मिल पाएगा। जो एक नीचे बेल आइकन होगा उसको भी हिट कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नया वीडियो अपलोड हो आपको आइडिया लग जाए। ओके, बाय बाय। थ्रू तो ये देखिए हमने बात की थी कि हिमालय जो वेस्टर्न साइड से लेकर ईस्टर्न साइड तक फैला हुआ है। वेस्टर्न साइड सॉरी वेस्टर्न साइड में आप देख सकते हो कि हिमालय की जो विड्थ है, जो चौड़ाई है वो ज़्यादा है, देखिए, और ईस्टर्न साइड में जैसे जैसे आप जाते हो ये चौड़ाई है वो कम होती चली जाती है। ठीक है, शुरुआत में हमने देखा था कि इसको हमने बोला था 2400 किलोमीटर के आसपास है, और यहाँ जाते जाते ये 300 to 400 किलोमीटर हो जाता है। उसके बाद ये हिमालय की ये पूरी रेंज इस प्रकार से जाते हुए और इस साइड में पार्टिकल बना रही है। ओके, यहाँ पे गोर्ज बनाती है जहाँ से आपकी ब्रह्मपुत्रा रिवर है वो अंदर की साइड में आ रही है, जहाँ पर इसको दिहांग रिवर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जिसको हमने असम हिमालय के नाम से डिस्कस किया था। इसी की रेंज को यदि अलग अलग हम बात करें तो काराकोरम वाले जो ऊपर वाली रेंज है ये आपकी इनर वाला इनर हिमालय बन जाएगा, या हिमाद्री बोल सकते हैं। नीचे वाले को हमने मिडल हिमालय, लेसर हिमालय बोला था। ठीक है, और फिर इससे नीचे वाले को शिवालिक रेंज, जैसे लिखा हुआ SHIWALIK शिवालिक रेंज। ओके, नाम यहाँ पे दे रखे हैं आपके। इसी प्रकार से यहाँ पे हमने उसको कश्मीर हिमालय या फिर पंजाब हिमालय नाम से बोला था। फिर उसके बाद यहाँ पे वो आपका कुमायूं हिमालय हो गया था। कुमायूं हिमालय के बाद फिर ये नेपाल हिमालय, और नेपाल हिमालय के बाद इधर साइड में नॉर्थ ईस्ट वाला पार्ट आपका दिहांग और जो तीस्ता रिवर थी उनके बीच का पार्ट है आपका आसाम हिमालय। ओके, अगले मैप में दोबारा से हम देखें तो वही पार्ट है, सबसे ऊपर जो अलग अलग रेंज है हिमालय की वो दिखा रखे हैं। यहाँ पे काराकोरम रेंज है, फिर जास्कर रेंज है, उसके बाद शिवालिक रेंज है, तो इसको आप हिमाद्री वाली रेंज, फिर मिडल हिमालय, फिर आपकी शिवालिक रेंज, और उसी के बीच में यहाँ पे वैलीज के अंदर बहुत सारे हिल स्टेशन हैं। इधर बहुत सारे दून्स हैं, जैसे देहरादून है, ये सारे दून्स यहाँ पे हैं। और ये फिर इसके अलग अलग पार्ट यहाँ पे, और फिर यहाँ से जो रेड लाइन में आ रही है ये आपकी रिवर यहाँ पे आ रही है, इधर एक गोर्ज बनाकर एकदम से दिहांग रिवर, जिसको ब्रह्मपुत्र रिवर के नाम से हम जानते हैं।
अगला जो पार्ट करते हैं कि जो ब्रह्मपुत्र है वो जो हिमालय है उसका ईस्टर्न मोस्ट बाउंड्री बनाती है ब्रह्मपुत्र रिवर। तो देखिए पीछे की साइड में यदि आप जाओगे तो ये हिमालय के साथ साथ की ये जो ब्रह्मपुत्र रिवर है ये इसके साथ एक बाउंड्री बना रही है। ठीक है, हिमालय के साथ साथ प्रवाहित हो रही है। तो यानी कि ईस्टर्न मोस्ट रेंज हिमालय की ब्रह्मपुत्र रिवर बना रही है, ये वो बोलने की कोशिश कर रहा है। बियॉन्ड द दिहांग गोर्ज, जब ब्रह्मपुत्र रिवर यहाँ से हिमालय के अंदर घुसती है तो वहाँ पे गोर्ज बनाती है। गोर्ज बोलते हैं कि वो एकदम से ऊंचाई से एकदम नीचे की साइड गिरती है। तो हिमालय की हाइट से वो नीचे की साइड प्लेन्स में आती है, तो एकदम हाइट से वो नीचे प्लेन्स में गिर रही है, जिसको गोर्ज बोलते हैं। द हिमालय बेंड शार्पली टू द साउथ एंड स्प्रेड अलोंग द ईस्टर्न बाउंड्री ऑफ इंडिया। इस गोर्ज के बाद हिमालय एकदम से साउथ की तरफ मुड़ जाता है। दोबारा से हम मैप की तरफ चलें तो ये देखिए हिमालय यहाँ से आने के बाद एकदम से इधर साउथ की तरफ उसका बैंड हम देख सकते हैं, ये एकदम से इधर आकर। ठीक है, तो यहाँ पे एकदम साउथ की तरफ मुड़ जाता है हिमालय। और उसके बाद जो ईस्टर्न बाउंड्री है इंडिया की, जो नॉर्थ ईस्ट वाले स्टेट है उनके साथ ईस्टर्न बाउंड्री को फॉर्म करता है। दे आर नोन एज द पूर्वांचल और द ईस्टर्न हिल्स ऑफ द माउंटेन। तो हिमालय की जो ईस्टर्न बाउंड्री है उन सबको हम, उन पहाड़ियों को हम पूर्वांचल हिल्स के नाम से भी जानते हैं या ईस्टर्न हिल्स के नाम से जानते हैं। ये पूर्वांचल हिल्स में यदि मैप में आप देखोगे तो ये जो भी पटकई बूम है, सिल्कई दूम है, वो सारी इसमें आती हैं। अगले वाले मैप में हम दोबारा से क्लियर करेंगे। दीज हिल्स रनिंग थ्रू द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स आर मोस्टली कंपोज्ड ऑफ स्ट्रॉन्ग सैंडस्टोन्स विच आर सेडिमेंट्री रॉक्स। तो ये भी सेडिमेंट्री रॉक से बनी हुई हिल हैं जिनको भी पूर्वांचल हिल्स बोलते हैं। कवर्ड विद द डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होता है तो फॉरेस्ट में बहुत ही डेंस हैं। दे मोस्टली रन एज दिस पैरेलल रेंज एंड द वैलीज। ये सारी हिमालय के पैरेलल रेंज के रूप में चल रही हैं। पैरेलल रेंज आप जान सकते हो कि एक रेंज इस प्रकार से काम करे फिर उसी के पैरेलल एक दूसरी रेंज बन जाए, तो ये सारी आपकी पैरेलल रेंज बन जाएंगी। द पूर्वांचल कॉम्प्रोमाइज, द पूर्वांचल में जो हिल्स हैं उनका मेन नाम है आपके पटकई हिल्स, नागई हिल्स, मणिपुर हिल्स और मिजो हिल्स। ये इसकी इंपॉर्टेंट हिल का फॉर्मेशन यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, मैप के अंदर दोबारा से हम देखते हैं इसको। ये देखिए आपकी पटकई बूम, नागा हिल, मिजो हिल, ये पूरी हिमालय के साइड में जब हिमालय इस प्रकार से इधर बैंड करता है और इस पूरे पार्ट को हम बोलते हैं पूर्वांचल हिल के नाम से। नाम जैसे बता सकते हो कि ईस्ट में साइड में है तो ईस्ट को पूर्व बोलते हैं, तो पूर्व का अंचल पूर्वांचल इसको नाम दिया गया। ये आपका ब्रह्मपुत्र है, तो ब्रह्मपुत्र में यहाँ अरुणाचल प्रदेश से जब ब्रह्मपुत्र प्रवेश करती है गोर्ज बनाकर, तो उसके बाद हिमालय एकदम से इस तरीके से साउथ की तरफ बैंड हो जाता है। और ये साउथ के सारे पार्ट को हम पूर्वांचल के नाम से जानते हैं, जिसकी जो मेन हिल्स हैं वो आपकी पटकई बूम, नागा हिल्स और मिजो हिल्स, और ये सारी एक दूसरे के पैरेलल हैं। देखिए इस प्रकार से। ओके, आगे मैप में हम दोबारा देखते हैं। ये देखिए ये आपकी दिहांग रिवर यहाँ से प्रवेश कर ये गोर्ज बनाकर, फिर ये पैरेलल रेंज, 3 पैरेलल रेंज यहाँ पे दिखाई दे रही है, पटकई बूम, नागा हिल्स, मिजो हिल्स। ओके, और फिर इधर साइड में और इसमें हिल्स हैं गारो, खासी, जयंतिया हिल्स जो आपकी आसाम के अंदर है। ओके, अब हम दोबारा से प्लेन्स की तरफ आते हैं कि नदर्न प्लेन्स हैं उनको किस प्रकार से फॉर्मेशन हुआ है। तो द नदर्न प्लेन्स हैज़ बीन फाउंड बाय द इंटरप्ले ऑफ द 3 मेजर रिवर सिस्टम। जो नदर्न प्लेन्स में हमने पहले बात की थी एक बड़ा सा बेसिन बन गया था, तो उस बेसिन को फिलअप करने का काम 3 बड़ी रिवर ने किया है। उनका नाम है इंडस रिवर, गंगा रिवर और ब्रह्मपुत्र रिवर। ओके, जो इंडस रिवर जो अपना प्लेन फॉर्म कर रही है वो अभी ज़्यादातर पाकिस्तान के अंदर है। गंगा रिवर वाला प्लेन आप देख सकते हो ऊपर उत्तराखंड से शुरू होता है, फिर आपका बिहार, बिहार से यूपी, यूपी से वेस्ट बंगाल, वेस्ट बंगाल से होते हुए आगे बांग्लादेश तक फैला हुआ है। ब्रह्मपुत्र का प्लेन है वो सारा हमारे जो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स हैं, स्पेशली जो आसाम का बड़ा पार्ट है वहाँ पे इसका फॉर्मेशन हो रहा है। दिस प्लेन इज फॉर्म्ड ऑफ एलुवियल सॉइल। इस प्लेन में जो मिट्टी पाई जाती है, चैप्टर नंबर 1 में हम इंडिया में जो डिफरेंट टाइप की सॉइल्स मिलती है उसी सॉइल का एक पार्ट एलुवियल सॉइल है। आपने देखा होगा कि आप सब अलग अलग पार्ट से डिवाइड करते हो। साउथ में आप जाओगे तो आपको ब्लैक सॉइल मिलेगी, उससे ऊपर तमिलनाडु वाले पार्ट में आप जाओगे तो आपको रेड एंड येलो सॉइल मिलती है। राजस्थान में आप जाते हो तो वहाँ पे डेजर्टिक टाइप की सॉइल है, उसका कलर अलग होता है, ब्राउनिश कलर होता है। तो यहाँ पे जो नदर्न प्लेन्स में जो सॉइल है उस सॉइल को एलुवियल सॉइल के नाम से जानते हैं। द डिपोजिशन ऑफ एलुवियल सॉइल इन ए वास्ट बेसिन लाइंग एट द फुट हिल्स ऑफ द हिमालय ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर्स। फुट हिल्स उनको बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ये हिमालय की लास्ट वाली रेंज है शिवालिक रेंज। अब शिवालिक रेंज का जो नीचे का पार्ट है जहाँ पर ये रिवर्स है वो नीचे उतर के आ रही हैं पहाड़ों से, तो उसको इसके फुट हिल्स बोलते हैं। तो यहाँ पे करोड़ों सालों में जो हिमालय की इन रिवर्स ने इन फुट हिल्स के अंदर जो रिवर्स को डिपॉजिट किया है उससे इन प्लेन्स का निर्माण हुआ है। फॉर्म द फर्टाइल प्लेन, ये प्लेन है वो बहुत ही फर्टाइल है, बहुत ही उपजाऊ है एग्रीकल्चर के लिए, और टोटल एरिया है वो 7 लाख स्क्वायर किलोमीटर का इंडिया जिसमें नदर्न प्लेन्स का निर्माण हुआ है।
द गंगेटिक प्लेन एक्सटेंड्स बिटवीन द घग्गर एंड तीस्ता रिवर। जब रिवर्स के अकॉर्डिंग हम बात करें तो जो गंगेटिक प्लेन है वो घग्गर और तीस्ता रिवर के बीच स्थित है। ये गंगा की ट्रिब्यूटरीज हैं जो जिसके बीच में ये इट स्प्रेड ओवर द स्टेट्स ऑफ नॉर्थ इंडिया। नॉर्थ इंडिया में आप हरियाणा, दिल्ली, यूपी, बिहार, पार्सली झारखंड, वेस्ट बंगाल के अंदर ये फैला हुआ है। पर्टिकुलरली इन आसाम लाइज द ब्रह्मपुत्रा प्लेन। आसाम में जो ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, अकॉर्डिंग टू द वेरिएशन ऑफ रिलीफ फीचर्स द नदर्न प्लेन कैन बी डिवाइडेड इनटू 4 रीजन्स। रिलीफ फीचर के अकॉर्डिंग जो नदर्न प्लेन है उसको 4 पार्ट में डिवाइड करते हैं, भाबर, तराई, बांगर और खादर। ये सिंपल सा समझो तो तराई उस रीजन को बोलते हैं जैसे मान लीजिए पहाड़ों से इन रेंज से जैसे ही रिवर नीचे की तरफ आती है तो वहाँ पे जो पार्ट बनता है उसको तराई बोलते हैं। किसी टाइम इस तराई रीजन में बहुत ही डेंसली फॉरेस्ट होते थे, लेकिन पार्टीशन के बाद जब यहाँ पे बहुत सारे लोगों का सेटलमेंट हुआ तो उसके बाद एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए इन डेंसली फॉरेस्ट को कट डाउन कर दिया गया है। तो जब एकदम से रिवर पहाड़ों से उतर के नीचे आती है तो वहाँ पर जिस प्रकार का जो रिलीफ फीचर मिलता है उसको हम तराई के नाम से जानते हैं। ओके, बांगर और खादर। बांगर जहाँ पे रिवर से जब जो पुराने प्लेन्स हैं उनको बांगर के नाम से जानते हैं। इस टाइप के प्लेन्स में क्या है कि बहुत सारे कंकर्स वगैरह होते हैं जिसके कारण जो सोइल होती है वो फर्टाइल नहीं होती है। खादर प्लेन्स उनको बोलते हैं जब लगातार जो फ्लड वगैरह आते रहने से यहाँ पर जो रिवर्स है वो लगातार अपने सेडिमेंट्स को चेंज करती रहती है, जिसके कारण यहाँ की जो सोइल है वो रिन्यू होती रहती है, बार बार नई होती रहती है, जिसके कारण ये बहुत ही फर्टाइल होती है। ओके, इसलिए इसको खादर के नाम से जानते हैं। भाबर तराई के बाद का जो रीजन है, जब जब तराई में एकदम से जो रिवर्स है वो विलुप्त हो जाती है और भाबर एरिया में आके जब वो दोबारा से हमें दिखाई देने लगती है तो उस पार्ट को आप भाबर के नाम से जान रहे हो। The river, after descending from the mountain, deposit pebbles in a narrow belt of about 8 to 16 km in which lying parallel to the slopes of the Shivalik. It is known as the Babar. बाबर दी all stream disappear in this बाबर बेल्ट की। बाबर बेल्ट के अंदर सारी की सारी जो रिवर्स की जो पार्ट है वो डिसअपियर हो जाती हैं। डिसअपियर कैसे हो जाती है कि आप देखोगे कि नीचे ऊपर ऊपर जो पेबल्स वगैरह होते हैं और रिवर्स है वो उसके नीचे से जाती हुई थोड़ी बहुत आपको दिखाई देती है, लेकिन मोस्टली डिसेंटिंग देखते हो तो रिवर्स है वो आपको लगती है कि एकदम से गायब हो गई है। तो इस प्रकार की बेल्ट को आप बाबर बोलते हो। और जब रिवर दोबारा से आपके सामने आती है तो उसको आप तराई बोलते हो। कि इस बाबर है, जैसे मान लीजिए ये बाबर बेल्ट है तो बाबर बेल्ट का साउथ क्या होगा, इस साइड में यहाँ पे रिवर है वो एकदम से डिसअपियर हो गई है। और डिसअपियर होने के बाद जब ये रिवर दोबारा से अपीयर होती है तो अपीयर होने के बाद जिस रीजन में अपीयर होती है उस रीजन को हम तराई रीजन के नाम से जानते हैं। तराई रीजन में क्योंकि रिवर का बहुत सारी अलग अलग स्ट्रीम्स में आती है तो जिसके कारण यहाँ पे एक वेटलैंड क्रिएट होता है एरिया, वो स्वाम्पी दलदली टाइप का रीजन बन जाता है, इसलिए यहाँ पे बहुत ही डेंस फॉरेस्ट पहले बनते थे। जो नदर्न प्लेट का जो लार्जेस्ट पार्ट है वो ओल्डर एलुवियल सोइल से बना हुआ है, जो पुरानी एलुवियल सोइल है उससे बना हुआ है। दे लाई अबव द फ्लड प्लेन्स ऑफ द रिवर्स एंड प्रेजेंट ए टेरेस लाइक फीचर, दिस इज नोन एज द बांगर। जो पुरानी जो मिट्टी है उससे जो पार्ट बना हुआ है उसको बांगर के नाम से जानते हैं। द सोइल इन दिस रीजन कंटेन्स कैलोरियस डिपॉजिट्स लोकली नोन एज द कंकर। कंकर बोलते हैं तो पेबल्स के जो छोटे छोटे पार्ट बन जाते हैं उसको हम कंकर बोलते हैं। तो इन्हीं कंकर से ये बना हुआ है जिसके कारण ये मिट्टी है वो कम उपजाऊ होती है। द न्यूअर और यंगर डिपॉजिट्स, यानी जो सबसे बाद में बना हुआ है, यंगर जिसके नाम से जुड़ा हुआ है यानी वो सबसे बाद का होगा, वो फ्लड प्लेन है, उनको खादर के नाम से बोलते हैं। दे आर रिन्यूड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। जब फ्लड आता है तो यहाँ पर हर साल नए सेडिमेंट्स रिवर डालती रहती है, जिसके कारण ये हर साल नए होते रहते हैं, इसलिए ये फर्टाइल हैं और साथ ही इंटेंसिव एग्रीकल्चर के लिए बहुत ही उपयोगी है। ओके ये आप देख सकते हो भाबर और तराई। जब बाबर में इधर पीछे की साइड आप देखोगे तो इन कंकर्स में क्या होगा कि रिवर से वो लगभग एकदम से डिसअपियर हो जाती है पीछे की पार्ट में आप देखोगे तो, और तराई रीजन में जब जाएगी तो रिवर आपको दोबारा से दिखाई देने लग जाती है। ये इंडिया का जो आपका पूरा प्लेन देख सकते हो, इधर से आपका देखोगे तो ये प्लेन्स के अकॉर्डिंग ये पंजाब प्लेन, ये राजस्थान वाला प्लेन, और यहाँ से जो इंडस रिवर आ रही है वो होते होते इधर से होते होते आपके पाकिस्तान में चली जाती है। फिर ये सारा गंगेटिक प्लेन आपका, ये पूरा पार्ट का जो पूरा पार्ट ये गंगेटिक प्लेन से बना हुआ है। ओके, गंगा रिवर से जो प्लेन बन रहा है ये आपका पूरा पार्ट है, ये ब्रह्मपुत्रा से बना हुआ ब्रह्मपुत्रा प्लेन है, स्पेशली आसाम के अंदर। ये इंडिया के प्लेन्स इस प्रकार से आपको देखने को मिलते हैं रिवर्स के साथ साथ। अब दोबारा से एग्जाम में कई बार पूछ लिया जाता है खादर और बांगर के बीच अंतर क्या है, तो खादर है वो नए वाली एलुवियल सोइल से बना हुआ, बांगर है वो ओल्ड सोइल से बना हुआ है। खादर सोइल है वो लो एरियाज ऑफ द वैलीज में मिलती हैं, बॉटम ऑफ द वैलीज बीच आर फ्लडेड एवरीवेयर, यहाँ पे लगभग हर साल फ्लड आती है जिसके कारण जो सोइल है वो हर साल रिन्यू होती रहती है।
बांगर है वो हाई रीजन में मिलती हैं, जिसके कारण ये फ्लड लेवल से ऊपर होती है, तो यहाँ पे फ्लड का जो डिपॉजिट्स आते हैं वो यहाँ पे जमा नहीं हो पाते हैं। डिपॉजिट्स है वो रिवर नीचे जाके डिपॉजिट करती है, कौन से इलाके में, जो खादर वाला पार्ट है वहाँ पे। ये सॉइल इसमें फाइनर टेक्सचर होता है, जिसके कारण ज़्यादा फर्टाइल होती है। इन इसमें फाइनर टेक्सचर नहीं होता बल्कि कोरोसर टेक्सचर होता है, यानी कि इसमें कंकर ज़्यादा होते हैं। खादर सॉइल्स आर मोर फर्टाइल एज दीज आर फाउंड इन द लो एरियाज ऑफ द बॉटम ऑफ ए वैली विच आर फ्लडेड ऑलमोस्ट एवरी ईयर। और इन इलाकों में जो है वो हाई रीजन होता है खादर की तुलना में, जिसके कारण यहाँ पे फ्लड लेवल से ऊपर होता है, जिसके कारण मिट्टी है वो हर साल नई नहीं हो पाती है, और कंकर मिट्टी उसमें बड़े बड़े कंकर छोड़ती चली जाती है, जिसके कारण फर्टिलिटी है वो इनकी कम होती है। ये देखिए आप देख सकते हो, ये ऊपर वाले में किस प्रकार से कंकर वगैरह रहते हैं, और नीचे वाले में यहाँ पे रिवर हर साल आती है, तो किस प्रकार से आपका जो मिट्टी है वो रिन्यू होती चली जाती है। अब हम बात करते हैं साउथ इंडिया में जो पेंसुला प्लेट्यू उसकी बात कर रहे हैं कि पेंसुला प्लेट्यू इज टेबल्ड कंपोज ऑफ द ओल्ड क्रिस्टलाइन इग्नीशियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इग्नीशियस रॉक 7th क्लास में आप पढ़ के आए हो कि इग्नीशियस और मेटामॉर्फिक रॉक्स में जब भी नीचे कुछ इग्नीशियस रॉक्स हैं वो आपकी जब भी वोल्केनो के बेलकोनिक एक्टिविटी होती है तो उससे इन रॉक्स का निर्माण होता है। इट वॉज फॉर्म ड्यू टू द ब्रेकिंग एंड ड्रिफ्टिंग ऑफ द गोंडवाना लैंड। जो गोंडवाना लैंड का हमने देखा कि पेंजिया से जब लोरेसिया और गोंडवाना लैंड एक दूसरे से अलग हुए थे तो उस समय इसका निर्माण हुआ था, मेकिंग ए पार्ट ऑफ द ओल्डेस्ट लैंड मास, इसलिए वर्ल्ड का सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास माना जाता है। इसलिए इस पार्ट में अर्थक्वेक्स आने की संभावनाएं लगभग नील होती हैं। आपने बहुत ही कम सुना होगा कि साउथ इंडिया में कभी अर्थक्वेक्स आए हों, केवल एक बार महाराष्ट्र में कोयना में एक अर्थक्वेक आया है, और उसके बारे में साइंटिस्ट अभी भी स्टडी करेंगे वहाँ पे अर्थक्वेक क्यों आया। दिस प्लेट्यू कंटिस्ट ऑफ 2 ब्रॉड डिवीजन। ये प्लेट्यू रीजन है वो भी 2 ब्रॉड डिवीजन में डिवाइड हो रखा है, जिसको एक का नाम सेंट्रल हाईलैंड्स है और दूसरे का डेक्कन प्लेट्यू है। सेंट्रल हाईलैंड्स इंडिया के यदि मैप देखोगे तो एमपी और गुजरात के आसपास जो हिल्स वगैरह बनी हुई है उनको सेंट्रल हाईलैंड्स के नाम से जानते हैं, और उसके नीचे सदर्न पार्ट में आप डेक्कन प्लेट्यू के नाम से उसको जानते हो। द पार्ट ऑफ द पेंसुला प्लेट्यू लाइंग टू द नॉर्थ ऑफ द नर्मदा रिवर कवरिंग ए मेजर एरिया ऑफ द मालवा प्लेट्यू। जो एमपी में जो नर्मदा रिवर प्रवाहित हो रही है उसके नॉर्थ वाला पार्ट है उसको मालवा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, जिसको सेंट्रल हाईलैंड्स भी बोलते हैं। विंध्या रेंज इज बाउंडेड बाय द सेंट्रल हाईलैंड्स एंड द साउथ ऑफ द अरावली ऑफ द नॉर्थ वेस्ट। और इसके साउथ वाला पार्ट है उसको विंध्या रेंज के नाम से जानते हैं। तो नर्मदा रिवर है वो इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है। इस वाले पार्ट को आप सेंट्रल हाईलैंड्स या मालवा प्लेट्यू के नाम से जानते हैं, और इस रिवर के साउथ वाले पार्ट को आप विंध्यन रेंज या अरावली रेंज के नाम से जानते हैं। ये देखिए इंडिया का प्लेट्यू रीजन आप देखोगे तो ये सारा प्लेट्यू इस प्रकार से यहाँ से लेकर यहाँ तक इस प्रकार से बना हुआ है, और इसके कुछ पार्ट आपको इधर भी दिखाई देंगे, ये यहाँ पे, ठीक है। इधर वाला आप अपर वाला देखोगे तो ये आपका मालवा प्लेट्यू है, और इसके बीच में ये नर्मदा रिवर है, और इसके पास ये आपका विंध्यन प्लेट्यू है, और इधर पार्ट में आपकी अरावली रेंज है। ये दोबारा से हम इसको समझने की कोशिश करें तो देखिए इनको अलग अलग जो एरिया के अकॉर्डिंग जो नाम दिया गया है इस पूरे प्लेट्यू को। ये ऊपर वाला पार्ट इसको बुंदेलखंड प्लेट्यू बोलते हैं, इधर वाला पार्ट जो एमपी में इसको मालवा प्लेट्यू, नीचे जो पूरा पार्ट होगा इसको डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं, फिर कर्नाटका में इसको कर्नाटका प्लेट्यू बोलते हैं, फिर ये आपका बंगेलखंड प्लेट्यू, फिर ये आपका दंडकारण्य प्लेट्यू जो छत्तीसगढ़ के अंदर है, फिर तेलंगाना में तेलंगाना प्लेट्यू, और ये आसाम के अंदर इधर इस साइड में शिलोंग प्लेट्यू, और फिर ये इधर झारखंड वगैरह में आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू के नाम से इसको जाना जाता है। ये पूरा आपका इस प्रकार से एक त्रिकोण के अंदर ये प्लेट्यू हमारा पेंसुला प्लेट्यू इस प्रकार से फॉर्म हुआ है। ओके, ये पूरा इंडिया का फिजिकल मैप देखोगे तो आप देख सकते हो ये पूरा का पूरा हिमालयन रेंज है। फिर ये यहाँ पे इस साइड में देखोगे तो इंडिया का डेजर्टिक, ये थार वाला डेजर्ट वाला पार्ट है। इस पार्ट में ये सारे पार्ट आप देखोगे तो इधर आपका वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट्स में आपके कोस्टल प्लेन्स हैं। फिर इधर आप देखोगे तो अंडमान एंड आइलैंड्स वाले ग्रुप ऑफ आइलैंड्स हैं। इस साइड में लक्षद्वीप वाले जो आपके पार्ट्स हैं, और बाकी ये बीच का पार्ट है इंडिया का प्लेट्यू वाला पार्ट है। इधर ये आपका गंगेटिक वाला प्लेन्स है, इधर आप देखोगे तो ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स हैं, और इस साइड्स में होते हुए आपकी जो इंडस रिवर इधर से होते हुए पाकिस्तान में जाकर एक प्लेन का निर्माण कर रही है। ओके, प्लेट्यू हमेशा 6th क्लास में आप पढ़ के आए हो। प्लेट्यू और प्लेन्स में मेन डिफरेंस ये होता है कि जो प्लेट्यू होता है उसका जो अपर पार्ट होता है वो टेबल लैंड जैसा होता है, मतलब ये आपके माउंटेन की तरह इस प्रकार से नहीं होता, बल्कि अपर पार्ट एकदम से फ्लैट रहता है इसका, ठीक है। और दूसरा जो प्लेट्यू होता है उसकी डेफिनेशन आपने पढ़ा होगा कि वो आसपास के इलाकों से हाइटेड होता है, तो यानी ये प्लेन आपका कम हाइट के ऊपर है, और ये अपर जो उठा हुआ पार्ट है ये प्लेट्यू हो गया आपका।
इसका अपर पार्ट देखोगे एकदम टेबल टॉप रहेगा, एकदम फ्लैट रहेगा। दोबारा से फिजिकल फीचर्स यदि इंडिया की समझने की कोशिश करें तो ये आपका इंडियन डेजर्ट होगा, ये डेक्कन प्लेट्यू होगा, ये नदर्न प्लेन्स हो गए, ये हिमालयन रेंज, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट, और इस साइड में अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, इस साइड में आपके लक्षद्वीप आइलैंड्स। अब जो प्लेट्यू को जो पार्ट में डिवाइड किया गया तो ये सेंट्रल हाईलैंड्स, बीच में जो अपर वाला पार्ट इधर वाला पार्ट इसको सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, नीचे वाले पार्ट को डेक्कन प्लेट्यू बोलते हैं। सेंट्रल हाईलैंड्स में इधर आपके अरावली हिल्स है, फिर विंध्यन रेंज है, विंध्यन रेंज के पास इधर आपका छोटा नागपुर प्लेट्यू है, फिर इस साइड में आपका आसाम वाला जो प्लेट्यू है, फिर इधर डेक्कन प्लेट्यू में अलग से पूरा पार्ट डेक्कन प्लेट्यू का। द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ दिस प्लेट्यू आर लोकली नोन एज द बुंदेलखंड और बघेलखंड। जो ईस्टवर्ड एक्सटेंशन है इस प्लेट्यू का उसको बंगेलखंड या बुंदेलखंड के नाम से जानते हैं। द छोटा नागपुर प्लेट्यू मार्क्स दी फर्दर ईस्टवर्ड एक्सटेंशन। ईस्ट में और बढ़ते जाओ तो आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू, जो कि स्पेशली जो झारखंड वाले पार्ट में, वहाँ पर आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू मिलेगा, जिसमें कि मेन रिवर है वो दामोदर रिवर है वहाँ की। डेक्कन प्लेट्यू इज ए ट्राइंगल लैंडमास। ट्राइंगल लैंडमास इस प्रकार से बनाता है, इस प्रकार से एक ट्राइंगल बन जाता है, तो इसको आप डेक्कन प्लेट्यू बोलते हो, जो कि साउथ ऑफ द, जो कि नर्मदा रिवर के साउथ में है, ठीक है। तो नर्मदा रिवर यहाँ बीच से, इसके अपर पार्ट में आपका सेंट्रल हाईलैंड्स है और साउथ के अंदर आपका डेक्कन प्लेट्यू है। द सतपुड़ा रेंज फ्लैंक्स इनटू ब्रॉड बेस इनटू द नॉर्थ, वाइल द महादेव एंड कैमूर हिल्स एंड द मेघालय रेंज फ्रॉम द ईस्टर्न एक्सटेंशन। इसके अलग अलग एक्सटेंशन है जिनके अलग अलग नाम है, एक का महादेव रेंज है, एक का कैमूर हिल्स है, एक का मेघालय रेंज है। द डेक्कन प्लेट्यू इज हायर इन वेस्ट एंड स्लोप्स जेंटली ईस्टवर्ड। डेक्कन प्लेट्यू को यदि आप देखोगे तो वेस्टर्न साइड में आप देखोगे कि ये इंडिया का ये पार्ट है, यदि इसमें आप डेक्कन प्लेट्यू देखोगे तो इस वेस्टर्न साइड में डेक्कन प्लेट्यू की हाइट ज़्यादा है और ईस्टर्न साइड में इसकी हाइट कम है, तो इसका स्लोप इधर से आपको इधर दिखाई देगा। इसलिए साउथ इंडिया की ज़्यादातर रिवर आप देखोगे तो ये इधर से होकर बे ऑफ बंगाल के अंदर जाती हैं, ठीक है। केवल दो ही रिवर हैं जो इसको फॉलो नहीं करती हैं, कौन सी, नर्मदा और ताप्ती रिवर, जो कि इंडिया के इस साइड में जा रही हैं, जो बड़ी रिवर्स में। An extension of plateau is also visible on the northeast, locally known as the Meghalaya, Karbi and along plateau and the North Sarkar hills. It is separated by a fold from the Chota Nagpur plateau. These prominent hill ranges from the west to east are the Garo, Khasi and Jaintia hills. जो पहले मैप में हमने स्पेशली आसाम में हमने देखा था, गारो हिल्स, खासी हिल्स और जयंतिया हिल्स, ये सारे इसी प्लेट्यू का एक्सटेंशन माने जाती हैं, ये हिमालयन रेंज का पार्ट नहीं है। ये देखिए दोबारा से हम पार्ट करते हैं, ये शिलोंग या जो मेघालय प्लेट्यू वाली है, तो इसमें जो तीन अलग से जो हिल रेंज हैं, गारो, खासी और जयंतिया हिल रेंज इनको बोलते हैं, और ये छोटा नागपुर प्लेट्यू में जब एक्सटेंशन हुआ तो उसके कारण ये अलग हो गई हैं, ये माना जाता है। दोबारा से अपर वाला ये बुंदेलखंड वाला प्लेट्यू है ऊपर, ये मालवा प्लेट्यू है, फिर इधर ये पूरा डेक्कन प्लेट्यू हमने बात की थी कि पूरा एक एकदम से ट्राइंगल के रूप में है, और फिर ये आपका हजारीबाग प्लेट्यू, अलग अलग जगह पे इसका अलग अलग नाम है, फिर ये छत्तीसगढ़ प्लेन्स, और फिर ये दंडकारण्य प्लेट्यू, और ये तेलंगाना प्लेट्यू। ये आपके हिल्स हैं, देखिए गारो हिल्स, खासी हिल्स, जयंतिया हिल्स, तीनों को एक बार नाम लाइन से याद कर लेना, ठीक है। और यदि पहले वाला याद हो तो ये किसका पार्ट है, ये हमने पहले भी बात किया था कि हिमालय एकदम से यहाँ पे जो साउथ में हो जाता है तो उसके बाद इसका पार्ट है, जिसको हम पूर्वांचल का नाम दिया था, तो ये प्लेट्यू का पार्ट नहीं है, ठीक है। द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट्स मार्क द वेस्टर्न एंड द ईस्टर्न एजेज ऑफ द डेक्कन प्लेट्यू। तो घाट्स का आपको पता है, ये इधर जो पूरा डेक्कन प्लेट्यू है, इसका इस साइड वाला जो ये पार्ट है, इसको आप वेस्टर्न घाट के नाम से जानते हो, इस वाला पार्ट है इसको आप ईस्टर्न घाट के नाम से जानते हैं। वेस्टर्न घाट लाइज पैरेलल टू द वेस्टर्न कोस्ट। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है यहाँ पे, इसके पैरेलल में पूरा जो घाट बना हुआ है उसको वेस्टर्न घाट से बोलते हैं। ये कंटिन्यूअस है, कैन बी क्रॉस्ड थ्रू दी पासेज ओनली। जो वेस्टर्न घाट वाली रेंज है वो एकदम लगातार में है, तो यहाँ पे इसके जो दो रेंज है उनके बीच में कुछ पासेज बने हुए हैं, उनके बीच से इनको क्रॉस किया जा सकता है इन रेंजेस को। द वेस्टर्न घाट आर हायर देन द ईस्टर्न घाट। जो ईस्टर्न घाट है यहाँ पे जो पहाड़ियाँ उनकी हाइट है वो कम है, जबकि वेस्टर्न घाट की हाइट है वो ज़्यादा है। द ईस्टर्न घाट स्टेज फ्रॉम द महानदी वैली टू द नीलगिरी इन द साउथ। जो नीलगिरी है वहाँ जाकर माना जाता है कि वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट एक दूसरे से अलग होते हैं, एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। द ईस्टर्न घाट आर डिसकंटिन्यूड एंड इरेगुलर डिसेंडेड बाय रिवर्स ड्रेनिंग बाय द बे ऑफ बंगाल। वेस्टर्न घाट की जो रेंज है वो रेगुलर रेंज है, इसके बीच में केवल आप जो पासेज है उनसे आप जा सकते हो, लेकिन ईस्टर्न घाट के अंदर जो रेंज है वो इरेगुलर है, मतलब लगातार नहीं है, और उनके बीच में बहुत सारी रिवर्स है, उनका फ्लो आपको देखने को मिलता है। द वेस्टर्न घाट्स को जो ओरोग्राफिक रेंज बाय फेसिंग द रेन बियरिंग मॉइस्ट विंड्स टू द राइज अलोंग द वेस्टर्न स्लोप्स ऑफ द घाट्स। द वेस्टर्न घाट्स आर नोन बाय डिफरेंट लोकल नेम्स।
दूसरा जो वेस्टर्न घाट है, इसका इंपॉर्टेंस हमारे इंडिया के रेनफॉल में भी है कि देखिए इस प्रकार से इस वेस्टर्न घाट की जो रेंज है वो हाइटेड हैं। तो यहाँ पे जैसे ही अरेबियन सी से मानसूनी विंड्स आती हैं तो मानसूनी विंड्स यहाँ इनसे टकराती हैं, तो ये बैरियर का काम करती हैं, जिसके कारण यहाँ पर कोस्टल रीजन में बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है। इसीलिए हम देखते हैं ना, इंडिया में जो मानसून की शुरुआत है वो सबसे पहले केरला में होती है, यहाँ पे जब वो हिट डाउन करती हैं मानसूनी विंड्स। जबकि इस प्रकार की रेनफॉल ईस्टर्न घाट में नहीं होती है, क्योंकि ईस्टर्न घाट में जो ये रेंज है ये बहुत ही, इनकी हाइट से वो बहुत कम है, तो वो जो हवाएं हैं वो इसी के पैरेलल होकर ऊपर नॉर्थ ईस्ट की तरफ चली जाती है। दी हाइएस्ट पीक ऑफ वेस्टर्न घाट इज इंक्रीजेज फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वेस्टर्न घाट की जो पीक्स हैं वो नॉर्थ से लेकर साउथ की तरफ उनकी हाइट बढ़ती जाती है। इसकी जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम याद रखना है, उसका अनाईमुडई नाम है सबसे हाईएस्ट पीक एंड दी डोडापेटा, उसका सेकंड नंबर डोडापेटा है। जो महेंद्रगिरी हिल्स है इज दी हाईएस्ट पीक इन द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट की जो सबसे हाईएस्ट पीक है उसका नाम महेंद्रगिरी है। सेवरोई हिल्स एंड द जवेरी हिल्स आर लोकेटेड टू दिस साउथ ईस्ट ऑफ द ईस्टर्न घाट। ईस्टर्न घाट के साउथ ईस्ट की तरफ जाओगे तो यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट हिल्स हैं, सेवरोई हिल्स और जावेरी हिल्स। वन ऑफ द डिस्टिंक्ट फीचर ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू इज द ब्लैक सॉइल एरिया नोन एज द डेक्कन ट्रेप। यहाँ की जो मिट्टी है वो इम्पोर्टेंट जो सॉइल है उसका नाम ब्लैक सॉइल है, क्योंकि ये आपका इग्निशियस प्रोसेस से बनी हुई, इग्निशियस रॉक से बनी हुई है। साथ ही यहाँ पे जब उस समय वोल्केनिक एक्टिविटी से बनी हुई है, तो ये सारी की सारी मिट्टी का कलर है ब्लैक सॉइल है, जिसको कपास सॉइल के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि यहाँ की जो मेन क्रॉप है वो आपकी कॉटन क्रॉप है, इसलिए कॉटन सॉइल भी इसको बोलते हैं। कलर में ब्लैक होती है। दिस इज वोल्केनिक ओरिजिन, वोल्केनिक एक्टिविटी होती है उससे इसका ओरिजिन हुआ है। हेंस दी रॉक्स आर इग्निशियस, तो इग्निशियस रॉक से ये बनी हुई है। एक्चुअली दीज रॉक्स हैव डिनोडेड ओवर टाइम एंड आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ब्लैक सॉइल्स। तो इग्निशियस रॉक्स हैं वो लंबे समय तक जब इनका डिनोड होते रहे, जब इनका छोटा छोटा पार्ट्स है वो मिक्सचर ग्राइंड के रूप में मिलता रहा, तो उससे यहाँ पे जो जिस सॉइल का फॉर्मेशन हुआ उसको ब्लैक सॉइल बोलते हैं। दी अरावली हिल्स लाइज इन दी वेस्टर्न एंड दी नॉर्थ वेस्टर्न मार्जिन ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। जो वेस्टर्न और इसका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट है, जो राजस्थान वाला पार्ट है, स्पेशली अरावली हिल्स जो कि गुजरात से शुरू होती है, गुजरात से राजस्थान में जाती है, राजस्थान से होती हुई दिल्ली तक आप इसका विस्तार देख सकते हो। हमारा जो प्रेसिडेंशियल हाउस है वो इसी अरावली रेंज के रायसीना हिल्स पे बना हुआ है। दीज आर हाईली इरोडेड हिल्स एंड आर फाउंड टू बी ब्रोकन हिल्स। ये हिल्स हैं, इनका बहुत सबसे ओल्डेस्ट लैंड मास मानी जाती है अरावली हिल्स, और माना जाता है किसी समय इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी, लेकिन मॉडर्न टाइम इनकी हाइट एकदम से कम हो गई है। तो उसका रीज़न बोलते हैं कि ये लगातार इरोड होती चली गई हैं, इसलिए इनकी हाइट है वो कम होती गई है। दे एक्सटेंडेड फ्रॉम गुजरात टू दिल्ली इन दी साउथ वेस्ट नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन। इनका जो एक्सटेंशन अरावली हिल का है वो गुजरात से दिल्ली तक है। ओके, ये आप दोबारा से देखिए, ये अरावली रेंज गुजरात से शुरू होते हुए दिल्ली की साइड जा रही है। ये बुंदेलखंड रेंज आपकी, ये इधर से नर्मदा जो रिवर जा रही है, नर्मदा रिवर यहाँ पे दो पार्ट में डिवाइड कर देती है। इधर वाले को सेंट्रल हाईलैंड्स बोलते हैं, इधर वाले को डेक्कन प्लेटू बोलते हैं। और ये सारा डेक्कन प्लेटू में इस पार्ट से जो है ये आपका वेस्टर्न घाट्स है, इधर से आपका ईस्टर्न घाट्स है। वेस्टर्न घाट्स में जो है वो ज़्यादातर हिल्स है उनकी हाइट ज़्यादा है, ईस्टर्न घाट्स में हिल्स हैं उनकी हाइट कम है। ईस्टर्न घाट्स में हिल्स हैं वो लगातार नहीं है, मतलब बीच बीच में उनके गैप है, लेकिन वेस्टर्न घाट में हिल्स के बीच में बहुत कम पासेज हैं। तो इनसे आप आंसर कोई भी वेस्टर्न घाट या ईस्टर्न घाट का डिफरेंस लिखना हो या प्लेटू के बारे में लिखना हो, आप किसी भी आंसर को दे सकते हो। डिफरेंस बिटवीन द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बीच में डिफरेंस बताना हो तो ये देखिए, ये पूरे के पूरे आपकी पैरेलल रेंज है। यहाँ पे रेंज है वो पैरेलल नहीं है। दूसरा, ये जो रेंज है इनकी हाइट ज़्यादा है, इनकी हाइट कम है। दूसरा, इसका स्लोप है वो आपका वेस्टर्न से ईस्टर्न की साइड है। दूसरा, वेस्टर्न घाट है वो यहाँ पे मानसूनी विंड्स को रोककर रिवर को रेनफॉल को जनरेट करती हैं, जबकि ईस्टर्न घाट ऐसा नहीं कर पाती हैं। ये डिफरेंस है पूरा वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट में। एग्जाम में लगभग हर साल एक सवाल यहाँ से आता है, तो ध्यान रखिएगा। वेस्टर्न घाट फॉर्म्स द वेस्टर्न आर्म ऑफ द पेनिनसुला प्लेटू। पेनिनसुला प्लेटू के जो वेस्टर्न साइड है वो उसको वेस्टर्न घाट बनते हैं। ईस्टर्न साइड में आप देखोगे तो उसको ईस्टर्न घाट बोला जाता है पेनिनसुला प्लेटू के। ये जो घाट्स की जो हिल्स हैं वो रेगुलर हैं, कंपेरेटिवली हाई हैं। यहाँ की जो ईस्टर्न घाट की जो हिल्स हैं वो रेगुलर नहीं है, और उनकी जो एलिवेशन है, जो उनकी हाइट है वो भी कम है। वेस्टर्न घाट्स हैं ये अरेबियन सी को फेस करते हैं, ये आपके बे ऑफ बंगाल को फेस करते हैं, जिसके कारण यहाँ पे कुछ ज़्यादा रेनफॉल नहीं होती है। यहाँ पर रेनफॉल कोस्टल इलाकों में बहुत ज़्यादा होती है। दीज घाट्स आर इन द फॉर्म ऑफ कंटिन्यूस रेंज। यहाँ पे जो हिल रेंज है वो कंटिन्यूस है, लेकिन यहाँ पे जो हिल रेंज है वो डिसकंटिन्यूस है, यानी बीच बीच में उनके गैप्स हैं। ठीक है। द ऑनेस्ट ऑफ मानसून इज एक्सपीरियंस्ड बाय द वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट में जब भी मानसून रेनफॉल की शुरुआत होती है तो सबसे पहले वेस्टर्न घाट में होती है। ईस्टर्न घाट में इस प्रकार का मानसूनी विंड से कोई रेनफॉल मोस्टली नहीं होता है। यहाँ पर जो अक्टूबर नवंबर में जो रिट्रीटिंग मानसून होता है, जो लौटता हुआ मानसून होता है, उसके कारण रेनफॉल जनरेट होता है। ये हम मानसून वाले चैप्टर में पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 4 में।
अब हम बात करें इंडियन डेजर्ट की। तो इंडियन डेजर्ट है वो आपको पता है कि इंडिया के अरावली हिल्स के वेस्टर्न साइड में, स्पेशली राजस्थान और गुजरात में फैला हुआ है। यहाँ पे आपको सैंड डून्स यानी मिट्टी के बहुत बड़े बड़े टीले देखने को मिलेंगे। इस रीजन में रेनफॉल है वो 150 mm से भी कम होता है, जिसके कारण यहाँ क्लाइमेट है वो एरिड क्लाइमेट है। वेजिटेशन है वो बहुत ही कम है। वेजिटेशन में ज़्यादातर यहाँ पर थोड़ी बुशेज वगैरह मिलती हैं। साथ ही यहाँ पे जो किसी प्रकार की आपको रिवर भी कोई नहीं देखने को मिलती है। केवल एकमात्र रिवर जो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी वो लोनी रिवर है, जो इस रीजन की ओनली लार्ज रिवर है। इस रीजन की केवल एक बड़ी रिवर है। ओके, ये आपके सैंड डून्स ऑफ द डेजर्ट्स। अब हम बात करें कोस्टल प्लेन्स की। तो ईस्टर्न घाट और वेस्टर्न घाट के साथ साथ जिन प्लेन्स जो कोस्टल रीजन में जिन प्लेन्स का निर्माण हुआ है उनको हम कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। तो the Peninsula Plateau is flanked by the stretch of narrow coastal strip running along the Arabian Sea on the west and the Bay of Bengal on the east. The western coast, sandwiched between the Western Ghat and the Arabian Sea, is narrow plain. It consists of 3 sections. देखिए ये आप देखिए ये पूरा पार्ट है। तो यहाँ पे इस साइड में आपका अरेबियन सी हो गया, और यहाँ पे जो छोटे छोटे जो प्लेन्स बने हैं, और यहाँ पे आपका हो गया वेस्टर्न घाट की हिल्स। तो इनके बीच में जो ये यहाँ पे जो प्लेन्स है उन प्लेन्स को कोस्टल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब ये कोस्टल प्लेन है, इनको डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स के नाम से 3 डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। जो पहला नाम है, मुंबई और गोवा के अंदर जो इस प्रकार का जो प्लेन आपको मिलता है उसको कोंकण के नाम से जानते हैं। कर्नाटका में जो प्लेन है उसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं। और केरला में जो प्लेन है उसको मालाबार कोस्ट के नाम से जाना जाता है। तीनों स्टेट का आप समझ गए। द प्लेन्स अलोंग द बे ऑफ बंगाल आर वाइड एंड लेवल। ये प्लेन्स है यहाँ पर क्योंकि हिल रेंज ज़्यादा है तो यहाँ पे इनकी स्ट्रिप है वो बहुत ही नैरो स्ट्रिप है, लेकिन इस साइड में ईस्टर्न साइड में प्लेन्स है वो वाइडर है, उनकी चौड़ाई ज़्यादा है। यहाँ भी इनका नाम अलग अलग है। इनका जो बे ऑफ बंगाल के पास का जो नदर्न रेफर वाला पार्ट है वो नदर्न सर्कल के नाम से जानते हैं। उसके बाद सदर्न पार्ट है वो कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जाना जाता है। ये यहाँ से लेकर यहाँ वाला जो पार्ट है इसको कोरोमंडल कोस्ट बोलते हैं। इसके ऊपर वाला पार्ट है इसको नदर्न सरकार के नाम से जानते हैं। मैप में देखते हैं हम एक बार। ये देखिए गोवा और मुंबई वाला पार्ट है। गोवा और जो महाराष्ट्र का जो पार्ट है इसको कोंकण कोस्ट के नाम से जानते हैं। इधर जो कर्नाटका का पार्ट है इसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं। और जो केरला वाली जो स्ट्रिप है इसको हम मालाबार कोस्ट के नाम से जानते हैं। इधर जो तमिलनाडु से लेकर जो अपर वाला पार्ट है इसको हम कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं। जो आंध्रा से लेकर ऊपर वाला पार्ट है इसको आप आंध्रा कोस्ट के आसपास वाला इसको नदर्न सरकार के नाम से जानते हैं, जो कि यहाँ से शुरू होते हुए ऊपर उड़ीसा तक चला गया है। ओके, नाम याद हो गया आपको? ध्यान दीजिए स्टूडेंट्स, नाम याद रखने एग्जाम में एमसीक्यू पर्पज के लिए। जो गुजरात जो आपका इधर महाराष्ट्र वाला पार्ट और जो गोवा वाला पार्ट है वहाँ पर जो कोस्टल प्लेन्स है उसको कोंकण कोस्ट के नाम से या कोंकण प्लेन्स के नाम से जानते हैं। कर्नाटका में उसको याद रखना ईजी है, उसको कन्नड़ प्लेन के नाम से जानते हैं। केरला का जो पार्ट है उसको मालाबार कोस्ट या मालाबार प्लेन्स के नाम से जानते हैं। इधर तमिलनाडु से लेकर ऊपर पार्ट है उसको कोरोमंडल कोस्ट के नाम से जानते हैं, कोरोमंडल प्लेन्स के नाम से जानते हैं। और उससे ऊपर जो पूरा उड़ीसा तक फैला हुआ है उसको हम उत्तरी सरकार के नाम से जानते हैं। ये आप देखिए दोबारा से, ये आपका इधर हो गया महाराष्ट्र से लेकर गोवा तक कोंकण कोस्ट। फिर ये आपका कर्नाटका वाला उसको कन्नड़ के नाम से जानते हैं। और ये फिर ये आपका केरला वाला हो गया मालाबार कोस्ट। इधर ये तमिलनाडु की स्ट्रिप से लेकर ऊपर आप बीच में मिडल आंध्रा तक आपका हो गया कोरोमंडल कोस्ट। और फिर ये तेलंगाना वाला पार्ट से लेकर ऊपर उड़ीसा तक आपका हो गया नदर्न सरकार, उत्तरी सरकार के नाम से इसको जानते हैं। दोबारा से वही कोस्ट, गुजरात का कोस्ट है उसको काठियावाड़ी कोस्ट बोलते हैं, लेकिन ये आपका इन प्लेन्स में शामिल नहीं होता है। ये जो आपका गोवा वाला और महाराष्ट्र वाला कोस्ट है कोंकण कोस्ट, कर्नाटका वाला कन्नड़ कोस्ट, और ये कन्याकुमारी या इसको के दूसरा नाम दिया था हमने मालाबार कोस्ट। इधर ये तमिलनाडु वाले को कोरोमंडल कोस्ट, इधर आंध्रा वाले को आंध्रा कोस्ट या फिर, और ये उड़ीसा वाले को उत्कल कोस्ट। और इन सब को दोनों को मिला के क्या बोलते हैं हम? उत्तरी सरकार प्लेन्स। अब हम फाइनल जो पार्ट है हमारा वो है आइलैंड्स का। तो आइलैंड्स हमारे यहाँ पर 2 आइलैंड्स हैं, एक लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स और दूसरा आपका है अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स। तो लक्षद्वीप ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर लाइंग इन द मालाबार कोस्ट ऑफ केरला। केरला के इधर आपके ऊपर नीचे की तरफ अरेबियन सी में आपको मिलेंगे। दीज आर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स ऑफ द स्मॉल कोरल आइलैंड्स। कोरल जो होते हैं उनके स्केल्टन से ये आइलैंड्स बने हुए हैं। कवारत्ती आइलैंड है वो यहाँ की कैपिटल है, यहाँ का एडमिनिस्ट्रेटिव हेडक्वार्टर है। दीज आइलैंड ग्रुप्स है द लार्जेस्ट डाइवर्सिटी ऑफ फ्लोरा एंड फना, यानी यहाँ पे जो एनिमल्स और आपके जो प्लांट्स हैं उनकी डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा है।
द एलोंगेटेड चेन ऑफ आइलैंड्स लोकेटेड इन द बे ऑफ बंगाल एक्सटेंडिंग फ्रॉम द नॉर्थ टू साउथ। बे ऑफ बंगाल में जो ग्रुप ऑफ आइलैंड्स है उनका नाम अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है। दे आर बिगर इन साइज एंड मोर न्यूमेरियस एंड स्केटर्ड। लक्षद्वीप के कंपैरिजन में इनकी साइज बड़ी है और साथ ही बहुत ज़्यादा बिखरे हुए हैं। द इंटायर ग्रुप ऑफ आइलैंड्स आर डिवाइडेड इनटू 2 ब्रॉड कैटेगरीज। इनको 2 ब्रॉड कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। पहला अंडमान आइलैंड्स जो नॉर्थ साइड में है और साउथ वाले को निकोबार आइलैंड के नाम से जाना जाता है। इट इज़ बिलीव्ड दैट दीज आइलैंड्स आर एन एलिवेशन पोर्शन ऑफ सबमरीन माउंटेन्स। ये माना जाता है कि जो हिमालय पुराने टाइम में यहाँ पे पूरा हिमालय का एक्सटेंशन था और ये हिमालय का एक्सटेंशन आज सबमर्ज्ड हो गया और सबमर्ज होने के बाद जो अपर पार्ट है माउंटेन का वहीं पे इन आइलैंड्स का निर्माण हुआ निकोबार आइलैंड्स में, ये माना जाता है। तो ये आपके आइलैंड्स आप देख सकते हो, ये आपका लक्षद्वीप आइलैंड इधर आपका अरेबियन सी के अंदर और ये बे ऑफ बंगाल के अंदर आपका अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स।